अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं मोहम्मद शोएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। बहुत सारी मालूमात, बहुत सारी खबरें, लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो दिल को छू जाते हैं और कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जो दिल को जला जाते हैं। आपको शक होने लगता है कि ये जो भी कुछ हुआ, क्या ये किसी इंसान का किया धरा था या ऐसा नहीं था। जानवर आखिर था कौन, इंसान या जिस जानवर पर बीती। इंसान उस दो टांगों वाले धड़ का नाम तो नहीं। अगर दिल में इंसानियत नहीं तो ये हैवान से भी बदतर है। इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में मौजूद चंद लोग इंसान के रूप में भेड़िए या शायद उससे बदतर निकले। जानवरों के साथ मोहब्बत और शफकत का सबक तो खुद हमारे नबी, हमारे अल्लाह के महबूब सरवरे कायनात सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। समझ में नहीं आता जानवरों को शराब पिलाकर भला उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे। अगर रोज़े महशर पूछ लिया गया, उन्हीं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही पूछ लिया कि मेरे उम्मती ये तूने क्या किया, तो क्या जवाब देंगे? बिल्कुल शर्म करो, तौबा करो और माफी मांगो उस हाथी से। हाँ, माफी मांगो उस हाथी से जिसको अपनी नौकरियां बचाने के लिए शराब पिलाई जा रही है। हैरानगी होती है चिड़ियाघर इंतजामिया पर भी कि इतना सब कुछ हो जाता है, मालूम भी हो जाता है, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं होती। वक्त के हुक्मरानों को भी इसका नोटिस लेना चाहिए और ऐसे लोगों को निशाने इबरत बना देना चाहिए कि मत भूलिए, जो आज मसनद नशी हैं वो कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी हैं। तो जरूर सोच लीजिए कि जो कर रहे हैं उससे नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन इसका हिसाब भी देना होगा। और हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इस मुल्क में इंसान ही नहीं, जानवर भी मसाइल का शिकार हैं। जिस खबर की हम बात कर रहे हैं ना, अब उसकी जरा तफसील भी आपको बताते हैं। इस्लामाबाद का चिड़ियाघर ये वहां हुआ था, लेकिन इसके अलावा भी दीगर मामलात हैं बताने के लिए। आज सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है, लेकिन क्या कुछ आज हम डिस्कस करेंगे नया दिन में, पहले आपके सामने वो रखते हैं। मुल्क में इंसान ही नहीं, जानवर भी मसाइल का शिकार। इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में महावतों ने हाथी को शराबी बना दिया। हर शहरी को तालीम की सहूलत फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी। सरकार ने स्कूल तो बना दिए, लेकिन असातिज़ा का काबिलियत मतलूबा मयार पर नहीं। टमाटर महंगा क्यों हो गया, फसल की तैयारी में ताखीर का जिम्मेदार कौन। 105 रुपए फी किलो बेचने की हिदायत के बावजूद 150 रुपए में फरोख्त। और नाच ना जाने, अंदर मकसूद का नया शाहकार ले आए थिएटर प्ले की कास्ट और नया दिन की होगी वो मेहमान। और मुल्क में किरण मसाइल तो बेशुमार हैं जिनका हम तज़किरा भी करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जिक्र इस तरह भी करें कि उनका जो मसला है उसका हल क्या है। क्योंकि हम जिस तरह आज हमने आगाज़ में जिक्र किया कि इंसान क्या कर रहा है जानवर के साथ, और उन जानवरों के साथ जिन्हें हमने अडॉप्ट किया, जिन्हें हमने अपने पास रखा, उस जिम्मेदारी के साथ कि इनका ख्याल रखेंगे। और ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस्लामाबाद में चिड़ियाघर का इकलौता हाथी बेचारा अपनी ही देखभाल करने वालों के जुल्म का शिकार हुआ है। कावन बार बार कावन की मुश्किलें हम आपको बताते रहे, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। उसे शराब का आदी बना दिया गया है और इसलिए ऐसा किया गया है कि कहीं वो ज्यादा खाना ना मांग बैठे। इस चिड़ियाघर में दूसरे जानवरों की हालत भी कुछ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। अरहम खान की रिपोर्ट देखिए, इसी पे बात करते हैं। पार्लियामेंट की नाक के नीचे मरगजार चिड़ियाघर में बेजुबान जानवरों पर जुल्म की इंतहा। इंतजामिया की सफाकियत नील गाय, नायाब तोतों और मोर समेत दर्जन भर से जायद जानवरों की जान ले चुकी। चिड़ियाघर का इकलौता हाथी कावन तो कई साल से जालिमों के निशाने पर। इसे शराबी तक बनाया जा चुका, इसीलिए अक्सर मस्ती में झूमता नजर आता है। हाथी को शराब और दीगर नशा आवर अद्वियात देना दरअसल महावतों का अपनी नौकरी बचाए रखने का हथकंडा है। इसका पोल भी वजारत मौसमियाती तब्दीली के ज्वाइंट सेक्रेटरी सलमान बड़ाइच ने समा पर ही फोड़ा था। मजीद खुराक ना मांगने की वजह से वो इसको शराब भी पिलाते हैं और ऐसी अद्वियात भी देते हैं जिसकी वजह से वो बेचारा हाथी नशे में रहता था। इसकी एक वजह यह है कि ताकि कोई और ट्रेंड आदमी आके उस हाथी को उसका इंतजाम ना संभाल सके। बेजुबान दोस्तों से मिलकर दिल बहलाने के लिए इधर का रुख करने वाले भी सख्त मायूस अक्सर यही दुहाई देते हैं कि कोई तो हो जो चिड़ियाघर को उजड़ने से बचाए।
इंतजामिया ने मरने वाले जानवरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक मंजर आम पर नहीं आने दी थी। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में महावत ने तो कावन को नशई बना दिया। अब जानवरों के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमें ही शायद कावन को इस परेशानी से निकाल पाएंगी। हमारे साथ ही मौजूद है एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ज़ेबा मसूद साहिबा और इसके साथ साथ मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती ज़ुबैर भी हमें ज्वाइन करें। ज़ुबैर साहब, पहले आपकी जानिब आना चाहूँगा। ये रिपोर्ट आपने भी देखी होगी। जिम्मेदारी होती है कि उनका ख्याल रखना है, जानवरों का ख्याल रखना है, लेकिन महावत क्या कर रहे हैं? इस्लामाबाद चिड़ियाघर में शराब पिला रहे हैं। तो किस तरह से आप इस मामले को देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। देखें, शरीयत इस्लामिया का वाज़े हुक्म ये है कि अगर कोई किसी जानवर को पालता है तो जानवर को कैद करना, पालना चिड़ियाघर में या अपने घर के अंदर या किसी भी जगह पर उसको रख कर के उसकी परवरिश करना चंद शराइत और कंडीशन के साथ जायज़ है। मसलन सबसे पहली बुनियादी शर्त यह है कि उसकी खुराक का सही इंतज़ाम किया जाए। उसके लिए अगर कोई पिंजरा है, पैकेट है, घर है, कोई उसका खैमा है, वो सही कुशादा हो और फराखी वाला हो ताकि उस जानवर की नकलो हरकत के अंदर किसी किस्म की उसको कोई मुश्किल पेश ना हो। और इसी तरह से उसके मौसम का हरारत और बुरूदत का, अगर उसको गर्मी चाहिए तो गर्मी वाला टेम्परेचर, ठंड चाहिए तो ठंड वाला टेम्परेचर उसे दिया जाए। इस तरह तमाम कंडीशन और शराइत के साथ आप किसी जानवर को पाल सकते हैं। अगर आपने इन तमाम शराइत का लिहाज ना रखा तो फिर ये जुल्म होगा, नाजायज़ होगा। अब जो आपने वाक़या बताया है हाथी को शराब पिलाने का, ये शरई मसला, फतवा और फ़िक़ही मसला ये है, क्या जानवरों को मुर्दार और हराम खुराक खिलाई जा सकती है या नहीं? तो इसके बारे में वाज़े तौर पर यह समझ लीजिए, सूरह बकरा आयत नंबर 173 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दम। ये आयत असल तो इंसानों के लिए, ये इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं मुर्दार और खून वगैरह तुम पर हराम है, तुम उनको नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसके माताहत तमाम हज़रात मुफस्सिरीन ने ये बात लिखी है कि ये जो हराम ग़िज़ा होती है, मुर्दार होता है या खून होता है या शराब है या इस तरह की जो हराम खुराक और ग़िज़ा हुआ करती है, ये जानवरों को खिलाना भी जायज़ नहीं है। जानवर तो गैर मुकल्लफ है, जानवर पर तो कोई गुनाह और कसूर और ब्लेम नहीं आएगा, लेकिन जो खिलाने वाले हैं वो गुनाहगार होंगे। वाज़े तौर पर अहकामुल कुरान की ये इबारत है वला युतइमुहल कल किलाब, ये जो खुराक हराम है ये तुम कुत्तों को भी नहीं खिला सकते। हत्ता कि ये तक कहा गया है कि अगर ऐसा पानी है, पानी, शराब की बात नहीं हो रही, पानी अगर ऐसा है कि इज़ा वक़अत फ़ीही नजासा फ़इन तग़य्यर वस्फ़ुहु, अगर कोई पानी ऐसा है कि उसके अंदर कोई नजासत वाक़े हो चुकी है, उसके अंदर कोई हराम चीज़ वाक़े हो चुकी है और उसका वसफ़ तब्दील हो चुका है, लम यजुज़िल इंतफ़ाउ बिहालिन, उससे किसी भी तौर पर फायदा उठाना जायज नहीं। हत्ता कि जानवरों को भी ऐसा नापाक और गंदा पानी पिलाना ये दुरुस्त नहीं है। तो ये जो नापाक और हराम ग़िज़ा खिलाई जा रही है ये जायज नहीं है, ये जायज नहीं है, ये गलत है, ये जुल्म है। अब ये फरमाइएगा, आप बहुत बेहतर बता सकते हैं, शराब पिए तो क्या सजा है, शराब पिलाए, जानवर को पिलाए तो क्या सजा है, जरा हमारी रहनुमाई फरमाए। देखें, असल बात तो ये है कि शराब जानवर तक लेकर के जाना, ये जाहिर है कि एक शराब की एक सर्विस हो रही है, शराब को पेश किया जा रहा है। और शराब की सर्विस के बारे में अब आप ज़हन के अंदर रखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 अफराद पर खुदा की लानत हो, शराब नचोड़ने वाला, शराब सर्व करने वाला, शराब पीने वाला, शराब पिलाने वाला, टेबल पर लाने वाला, दस्तरखान पर लाने वाला, इन तमाम अफराद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। मैं पहले बता चुका हूँ, जहाँ तक ताल्लुक है जानवर का, वो तो गैर मुकल्लफ है, वो तो जिम्मेदार नहीं है, उसके ऊपर ब्लेम और कसूर नहीं आएगा। लेकिन ये जो लेकर के जा रहे हैं और जो शराब पिला रहे हैं, यहाँ तक कि जानवर को शराब का आदी बना लिया है, ये चूंकि शराब हराम है और हराम ग़िज़ा, हराम मशरूब दे रहे हैं। और मैंने आपको पहले इबारत सुना दी है कि पानी अगर नापाक और हराम हो वो नहीं पिला सकते, शराब पिलाई जा रही है तो जाहिर है कि ये नाजायज़ और हराम काम किया जा रहा है। पिलाने वाले मुजरिम हैं, गुनाहगार हैं,
गलत काम कर रहे हैं, खताकार हैं, इन्हें इससे बचना ज़रूरी है। साथ ही साथ एक बात और बता दूं, अगर शराब से मदहोश होने की वजह से कल को वो जानवर किसी को नुकसान पहुंचा देता है, जैसे कि रिपोर्ट के अंदर भी आपने बताया कि वो जानवर शराब के अंदर मदहोश होने की वजह से इधर उधर घूमता रहता है, अगर उसने कोई नुकसान कर दिया तो शराब पीने वाले इसके मुजरिम होंगे। ये सारे का सारा गुनाह शराब पिलाने वाले, शराब जो पेश करने वाले, उन पर आएगा। ये सारा गुनाह उन पर आएगा। और इस दौरान हम आपको ये भी बता दें कि आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, इस अहम मामले पर अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। मुफ्ती साहब के साथ मौजूद हैं। और कावन श्रीलंका से पाकिस्तान में आया था और हम देखते हैं कि किरण 2014 में हमने देखा एक कैंपेन बाकायदा हुई कि फ्री कावन, क्योंकि जंजीरों में जकड़ा हुआ था उसको। 2018 में देखा कि मेंटल प्रॉब्लम्स उसके साथ हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इस पर हम ज़ेबा साहिबा आपसे जानना चाहेंगे। आपका इदारा एनिमल राइट एक्टिविस्ट क्या मदद कर सकता है कावन की? हाँ जी, बस ये बहुत गलत बात है और इट्स क्रूअल एंड इनह्यूमेन कि इन्होंने ये इस हाथी को इस कंडीशंस में रखा है। इसको इनफैक्ट ये कैम्बोडिया में सुना है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और उन्होंने कहा कि वो तैयार हैं इसके पूरे कॉस्ट जो है ले जाने का। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये लोग क्यों इंतज़ार कर रहे हैं, इसको छोड़ क्यों नहीं रहे हैं। 35 इयर्स से ये बेचारा चेन्स में कितनी जुल्म है कि इसको केज में रखा गया है। जब हम लोग यहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसे एनिमल्स को रखने के लिए, तो हम क्यों रखते हैं? ये सही बात नहीं है। सो वी फील कि अगर इसका इंतज़ाम हो रहा है, लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इसको छोड़ देना चाहिए जाने के लिए, क्यों रोक रहे हैं? तो हम अपील करते हैं लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए, हुकूमत को, गवर्नमेंट को भी कि प्लीज़ इंटरवीन करें और इसको इजाज़त दें कि इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाने दिया जाए। अच्छा। कि एटलीस्ट इसकी जो बाकी उम्र है वो चैन से गुजरे। अच्छा, अब ये बताइएगा कि इतना कुछ हो गया कावन के साथ, लोगों को तो कुछ अंदाजा ही नहीं है, पता ही नहीं है, जिनका काम था वो ये काम किया उन्होंने। ये फरमाइएगा, सजा बनती है कोई इसकी? कोई कानून मौजूद है? आई डोंट थिंक यहाँ अगर कानून है भी तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इस्तेमाल किया जाता है। करना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, करना चाहिए। ये रूल्स बनाना एनिमल्स का हम यही कर रहे हैं। हमारे जो लैब्स KPK है, लकी एनिमल प्रोटेक्शन शेल्टर, कि हम यहाँ अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, एहसास पैदा कर रहे हैं जानवरों के लिए जो यहाँ बिल्कुल नहीं। तो आप एक प्रोटेस्ट की बात कर रही हैं, तो प्रोटेस्ट हो, अवेयरनेस भी हो, आप नहीं समझती ऐसा होना चाहिए ज़ेबा साहिबा? जी बिल्कुल होना चाहिए। लोग हैं जो आई एम श्योर बिल्कुल ज़ेबा साहब, हमने ये देखा किरण, इस्लामाबाद में हमने ये देखा कि कई बार जब कावन के लिए आवाज़ उठाई भी गई, जैसे 2014 का जिक्र मैंने किया, जंजीरों में किस तरह जकड़ा हुआ था उसको, फिर जब प्रोटेस्ट हुए प्रेस क्लब के बाहर तो फिर जंजीरों से बहरहाल उसे आज़ाद किया गया। और इसी तरह गुज़श्ता साल हमने देखा कि इंटरनेशनली भी कुछ कॉन्टेक्ट्स हुए थे और कहा था कि आप हमें दे दें, हम इसका ख्याल भी रखेंगे, इसको आज़ाद भी करेंगे, लेकिन ऐसा फिर हुआ नहीं। तो मुफ्ती ज़ुबैर साहब हमारे साथ हैं। मुफ्ती साहब, एक तो ये कि अभी ज़ेबा साहिबा ये कह रही थी कि इस सिलसिले में एहतजाज होना चाहिए, और साथ के साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस सिलसिले में कैंपेन होनी चाहिए। जैसे इंसानों को अपने हुकूक पता होने चाहिए, ठीक वैसे जानवरों का ख्याल रखना है ये भी मालूम होना चाहिए। और अफसोस का पहलू ये है कि हम हर साल अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करते हैं और हमें जानवर का ख्याल रखना नहीं आया। आप इस पर भी रोशनी डालिएगा। देखें, बात यह है कि इस्लाम का माना क्या है। इस्लाम कहते ही सलामती के दीन को है। इस्लाम दरअसल हुकूक की अदायगी का तरीक़ा सिखाता है, इंसानों के भी और जानवरों के भी। आपको मालूम है बेशुमार हुकूक कुरान और हदीस के अंदर जानवरों के बयान किए गए हैं। और आपको वो मशहूर वाक़या भी मालूम है कि किसी खातून फासिका की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बख्शिश और मग़फ़रत इस वजह से हो गई थी कि उसने बिल्ली के ऊपर रहम का मामला किया था, उसके लिए पानी के लिए बाकायदा बर्तन को झुकाया था और उसके लिए अच्छा इंतज़ाम किया था। कबूतर, परिंदे,
जानवर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके हुकूक बयान फरमाए हैं और बिला ज़रूरत बिला वजह जानवरों को शिकार करने से मना फरमाया, हत्ता कि ज़बह करने के बारे में भी ये अहकाम दिए। जैसा कि आपने कहा कि हम जानवरों को कुर्बान करते हैं, उसमें भी जानवर को कम से कम अजियत और तकलीफ पहुंचे। तो ये सारे के सारे हुकूक इस्लाम ने दिए हैं। मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूँ, जब किसी मुल्क के अंदर किसी इदारे के अंदर जानवरों को पालने की सूरत में जानवरों के हुकूक का ख्याल ना रखा जाता हो और उनके लिए मुनासिब निगहदाश्त का और इंतज़ाम और सही बंदोबस्त और एहतमाम ना हो, तो फिर उन इदारे वालों और उन लोगों को जानवरों के पालने का कोई हक नहीं है। मैंने शुरू के अंदर ये बात कही थी, जानवरों को पालने की शराइत है। अगर आप वो शराइत को पूरा करते हैं, ख्याल रखते हैं, बंदोबस्त करते हैं, निगहदाश्त उसकी रखते हैं, तो फिर आप उनको पाल सकते हैं। अदरवाइज आप उनको छोड़ दें। और ये सही मुतालबा इन्होंने किया है, जो लोग उनका ख्याल रखना चाहते हैं उनके हवाले करें। प्लस यहाँ पर तो एक और गलत काम ये हो रहा है कि मुर्दार खिलाया जा रहा है, शराब पिलाई जा रही है। फिर जाहिर है शराब को खरीदा भी तो जा रहा होगा, उसके लिए पैसे भी तो खर्च किए जा रहे होंगे। तो ये सारे के सारे काम नाजायज हो रहे हैं। ला यजूजुल इंतफा बिल मईता मिन वजह बिल वजह, क्या मतलब? अला वजह, किसी भी तौर पर मुर्दार से नफा उठाना जायज नहीं है। यहाँ पर मुर्दार से नफा उठाया जा रहा है, मुर्दार खिलाया जा रहा है, हराम खिलाया जा रहा है, शराब पिलाई जा रही है, शराब का आदी बनाया जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरह मुफ्ती साहब आप कह रहे हैं कि जब हकूक और फ़राइज़ की बात है, जब फ़र्ज अदा नहीं करे तो फिर हक कैसा है उस जानवर को रखने का। इस वक्त लाइव कॉलर हमें ज्वाइन कर रहे हैं जाहिद अली हैदराबाद से। क्या कहना चाहेंगे सर? वालेकुम, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बात यह है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो इसके अंदर तो सत्य हर किसी के हकूक हैं। एक जानवर के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है, तो जो मुतल्लिका इदारे हैं जिनका ये फर्ज बनता है, जो इनका इदारा है, तो उनको चाहिए कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इस जो है इस मैं तो कहता हूँ कि ये बहुत बहुत बड़ा जो है ये गुनाह कर रहे हैं। इनको अल्लाह का खौफ करना चाहिए और अल्लाह से डरना चाहिए कि कहीं जो है इनके ऊपर जो है, बस मैं क्या कह सकता हूँ, अल्लाह से डरना चाहिए। बहुत दिल दुखा जाहिद अली साथ मौजूद थे और आप भी कह रहे हैं कि एक्शन लेना चाहिए। और आज हम भी ये इस प्लेटफॉर्म से ये मुतालबा उठा रहे हैं कि एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह एक जानवर का ख्याल इस तरीके से रखना है तो उस जानवर को अपने पास रखा ही क्यों है। अगर जिस तरह मुफ्ती साहब ने भी किरण फरमाया कि जब आपने एक जानवर को पाला है तो फिर उसके कुछ हुकूक भी हैं, तो आपके कुछ फ़राइज़ भी हैं वो आपने अदा करने, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। ज़ेबा साहबा, अगर मेरी आवाज़ आपको आ रही है तो फरमाइएगा, कोई आइडियाज़ आपके जहन में इस सिलसिले में कि कावन को इस मुश्किल से निकाला जाए, जानवरों को उनके हुकूक दिए जाए, जानवरों का इस तरह से इस्तेसाल ना हो, इस तरह से उनके साथ ना किया जाए। इसके लिए कुछ सोचा है आपने? कुछ कर रहे हैं आप लोग इस सिलसिले में? हाँ जी, हम तो यहाँ KPK में और लकी एनिमल प्रोटेक्शन शेल्टर, हमारा यही आइडिया है कि हम लोगों को अवेयरनेस करें, इन जानवरों के मुताबिक हम एहसास पैदा करें। और ये हम बच्चों को स्कूल में सिखा सकते हैं, माँ बाप जो बच्चों को घर पे सिखा सकते हैं कि एनिमल के राइट्स हैं, एनिमल को प्रोटेक्ट करना है, ये हमारी जिम्मेवारी है। और ये कावन को तो एकदम से रिलीज़ कर लेना चाहिए, इसको सेंचुरी भेज देना चाहिए। ये तो बहुत ही है, यहाँ हम इसका ख्याल नहीं रख सकते, कितनी बुरी बात है। ज़ेबा, बिल्कुल चलते चलते मुख्तसरन ये फरमा दीजिएगा, बता दीजिएगा, आपको इस सिलसिले में पहले कुछ अंदाजा था, कोई खबर मिली थी आपको ऐसी? हाँ जी, सुनने में तो आया था, लेकिन सुना था कि बीच में ये लोग कोशिश कर रहे हैं। और ये जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, इन्होंने काफ़ी कांटेक्ट में इनको किया है इनको, और इनसे बोला है कि हमें इजाज़त दें, हम ले जाने के लिए हैं। लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ ये लोग नहीं कर रहे, और ये कुछ वजह पता नहीं है कि क्या बात है, ये इसका मुझे पता नहीं है। लेकिन आई फील के लोगों को पुश करना चाहिए, गवर्नमेंट को पुश करना चाहिए और लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए कि कावन को सेफली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहुंचना चाहिए। साहिबा, आप हमारे साथ थी सिलसिले में। मैं उम्मीद करती हूँ जब हम अगली बार इस मौजू पर बात करने बैठे हैं तो फिर आप भी हमें बताएं कि मैंने इस सिलसिले में ऐसा किया, ये डॉक्यूमेंटेशंस भी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थी। मुफ्ती साहब, आप हमारे साथ थे, मुफ्ती ज़ुबैर साहब, और आपने इतना वाजे करके ये हमें समझाया, बताया कि ऐसा करने वाला कितना गुनाहगार है और उसकी सज़ा क्या है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।
तरह इस खबर से हम आगे निकल रहे हैं, तो हमें क्योंकि इस नए दिन में बहुत सी खबरें शामिल करनी है और वीकेंड गुजर चुका है, तो हम जरा मूड चेंज करते हैं और कुछ वीकेंड का जिक्र भी करते हैं। किरण, वीकेंड में मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत खाया पिया है, बहुत एंजॉय किया आपने। और किरण, अक्सर ऐसा होता है हम दोस्तों के साथ जब निकलते हैं तो हम देखते हैं एक दोस्त ऐसा होता है जैसे बहुत ही खाने पीने का शौक भी होता है, हाथ नहीं रुक रहा होता, हाथ तो रुकता नहीं है खाने पे, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं बड़ा ज्यादा ही एंजॉय करता है। ये तो हम बड़ों में देखते हैं। फ्रांस में ऐसा कानून बनने जा रहा है जिससे मुलाजिम को छुट्टी के बाद बिल्कुल कांटेक्ट नहीं किया जा सकता। छुट्टी का मतलब दफ्तर से वाकई छुट्टी, कोई फोन नहीं आएगा, कोई कांटेक्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो ऐसे उसे छुट्टी ना मिली जैसे सबक याद किया। मुझे तो मिल जाती है, आपको मिल जाती है, लेकिन चलिए अगर सिर्फ फ्रांस की बात करें तो कानून की मंजूरी के बाद आपको भी मिल जाती है। लेकिन किरण, यहाँ पे जो कानून साजी अगर कभी होगी तो उसकी हम बात आगे चल के करेंगे। लेकिन जो कानून वहाँ पर अब बनने जा रहा है उसके तहत क्या हो रहा है कि कंपनी का मुलाजिम अगर वो छुट्टी वाला दिन है, उसका वीकेंड है या वो घर आ चुका है आफ्टर हिज और हर 8 आवर्स, तो अगर बॉस का फ़ोन नहीं भी उठाया तो कोई मसला नहीं है, अगर ईमेल चेक नहीं भी की तो कोई मसला नहीं है। और इस एक्ट से, इस एटीट्यूड से कोई उसे नौकरी से निकाल नहीं सकता। तो फ्रेंच कानून साजों ने कहा है कि इससे शहरियों की निजी जिंदगी खराब होती है। यहाँ पे एक सवाल है किरण। अच्छा, क्या सवाल ये है, क्या इसका इतलाक जर्नलिज्म पर भी होता है? वैसे मैं ये सवाल करने जा रही थी आपसे कि इस पर नहीं किसी और बात पे नौकरी से निकाला मिल सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आप 24 घंटे, अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो आप 24 घंटे कॉल पर है। जर्नलिज्म आप कुछ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, इट्स नॉट जॉब, इट्स अ लाइफस्टाइल। तो ऐसा भी होता है कि बॉस हमें क्या कॉल करेंगे, हम अक्सर बॉस को कॉल्स और ईमेल्स कर करके तंग करते हैं। फिर तो ये इसका इतलाक फिर हम पर होता है, हमें नहीं करना चाहिए। हमें नहीं करना चाहिए, गैर जरूरी तौर पर तंग नहीं करना चाहिए। लेकिन एनीवेज, जर्नलिज्म इज अ लाइफस्टाइल एंड वी आर एंजॉयिंग दैट एंड वन शुड एंजॉय हिज और हर लाइफस्टाइल इफ इट इज जॉब इवन। तो ये तो हमने देखा, तो कहना पड़ता है ना। नहीं, फील करेंगे तो खुशी भी हो जाएगी। बात नहीं, आगे भी बढ़ना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग और खबर है किरण हमारे पास नाज़रीन के लिए, वो ये है कि हम अक्सर देखते हैं कि उसने कोई आया, उसने चोटी सर कर ली, लेकिन नेपाल से बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और ये पहली बार ऐसे हो कि एक आवारा कुत्ता उसने ये चोटी सर की, और हम आपको दिखा भी रहे हैं, मीरा इसका नाम है। और एक इसने पीछा किया किरण कोहे पेमा की जो टीम थी, और पीछा करते करते हिमालय की चोटी तक पहुंच गया। इतनी बुलंदी तक दुनिया में कहीं भी कोई कुत्ता पहुंचा नहीं है। और जो कोहे पेमा जिनको ये फॉलो कर रहा था, तस्वीर भी जिसकी हम दिखा रहे हैं, उसने किरण जिक्र किया कि एक जगह उसने देखा कि 2 दिन तक ग्लेशियर पर ये तनहा खड़ा रहा और शदीद सर्दी की वजह से जो कोहे पेमा डॉन था उसको ये लगा कि डॉन को ये बचेगा नहीं, ये मर जाएगा नहीं, लेकिन स्टिल वो सरवाइव किया उसने और ये बुलंदी तक पहुंचा। थोड़ा पाँव जख्मी हुआ शायद किरण, इसका पाँव जख्मी हुआ। रास्ते में एक मकाम पर उसे कैंप के साथ बांध भी दिया गया, लेकिन वो दांतों से रस्सी तुड़ा के काट के पीछे पीछे पहुंच ही गया। तो भाई इसने बता दिया कि अगर आपको हिमालय तक जाना है तो आप चले जाते हैं, तो रस्सी तुड़वा के भी जाना पड़े तो आप चले जाते हैं, और इनवाइट ना भी करे कोई तो भी चले जाते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आज हम शामिल करें क्विकली, लेकिन अभी हमने छोटा सा एक वक्फा लेना है, दोबारा हाजिर होते हैं। यस। वेलकम बैक इन नया दिन अगेन। किरण, आप किससे मिलवा रही हैं? आप भाई मैं आपको मिलवा रही हूँ, और उससे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि सुपर हीरो सुपरमैन आउट, सुपर वुमेन इन। वंडरफुल जी, और आज हमने इनको ही बुलाया, लेकिन हम आपको बताते हैं कि हमने इनको बुलाया क्यों है। खैबर पख्तूनख्वा की दबंग मजिस्ट्रेट कुर्रतुल ऐन ने रेलवे अराजी पर कब्जे के खिलाफ एक सुपर दबंग ऑपरेशन कर दिखाया। कब्जा माफिया से 21 करोड़ रुपए की जमीन यूं छुड़ाई। देखिए पहले फयाज अहमद की रिपोर्ट, फिर इनसे होती है मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में कब्जा माफिया की अब खैर नहीं। रेलवे की जमीन पर तजावजात के खिलाफ इंतजामिया एक्शन में। खातून स्पेशल मजिस्ट्रेट की सरबराही में ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज। सालों से काबिज माफिया से 3 माह के अंदर 21 करोड़ की जमीन का कब्जा छुड़वा लिया गया। जितने भी कब्जा ग्रुप ने हमारी जो लैंड जो है उन्होंने कब्जा किया, इंक्रोच किए, तो उसको हम जो है रिट्रीव कर दें। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितनी भी हमने लैंड जो है रिट्रीव की है उसकी कॉस्ट जो है 21 करोड़ तक है। कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन पिशावर, कोहाट, लकी, मरवत, मर्दान समेत दीगर अजला में जारी है। शहरी भी हुकूमती इकदाम पर हैं खुश। अगर कोई नाजायज कब्जा हो तो उनको चाहिए कि इनको उठा ले। अगर नाजायज को उठाना है तो बहुत अच्छा इकदाम है।
इंतजामिया ने रेलवे अराजी पर टैक्स की मद में भी 3 करोड़ की वसूली कर चुकी है। कैमरामैन कामल खान के साथ फयाज अहमद, समा, पेशावर। जनाब, इनसे ही होगी अब आपकी मुलाकात। खुरतुलैन हमारे साथ हैं, स्पेशल मजिस्ट्रेट हैं आप। बहुत शुक्रिया, आपने नया दिन के लिए वक्त निकाला। मैं चाहती तो ये थी कि पहले मैं आपसे पूछती आपके सुपर डुपर ऑपरेशन के बारे में, लेकिन अब पहले मुझे आप ये बताइए यहाँ तक का सफ़र कितना कठिन था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जी, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। एक्चुअली यहाँ पे एज अ मजिस्ट्रेट काम करना और फिर कंटोनमेंट बोर्ड की भी जिम्मेदारियों को साथ में लेकर जाना जो है बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि ये 2 डिफरेंट पोस्ट हैं। आपको थोड़ा मैं एक्सप्लेन के मैं जो इस स्टेज तक आई हूँ, मैं जैसे कि पहले भी अपने इंटरव्यूज़ में बता चुकी हूँ कि मेरा ताल्लुक़ जो है साउथ वज़ीरिस्तान से है और बनू से मैंने एजुकेशन हासिल की। हायर एजुकेशन के लिए फिर मुझे पेशावर आना पड़ा और मैंने कानून की डिग्री जो है हासिल की। इसके बाद जो है कैंप्स की तरफ आई। तो मेरे पास जो अभी प्रेजेंट पोस्ट जो है वो मेरे पास 2 चार्ज हैं और 2 मिनिस्ट्रीज़ में मैं काम कर रही हूँ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और रेलवे मिनिस्ट्री है। इन दोनों के जो काम है एक दूसरे से ये बिल्कुल पोल्स अपार्ट हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं एक दूसरे से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने अभी तक इसको संभाला हुआ है जी। सही। और मैं चाहूँगा, जैसे आप खुद जिक्र भी कर रही हैं कि ट्राइबल बेल्ट से आपका ताल्लुक़ है और केपी में कई ऐसे शहर हैं खुरतुलैन साहिबा जहाँ हम देखते हैं कि ख़वातीन बाहर नहीं निकलती, हम उन्हें देखते ही नहीं, उनकी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होती। तो ऐसे में अगर कोई वागुज़ार करानी है ज़मीन या और कोई मामलात है जिसकी आवाम कंप्लेन करते हैं, वहाँ पर आपका फ़िज़िकली जाना फील्ड में और काम करना चैलेंजिंग कितना है? असल में यहाँ पे काम करना जो है बहुत ही चैलेंजिंग है, लेकिन अभी देखें जी, यहाँ पे मुझे 1 साल हो गया है। पहले जो 4 महीने थे स्टार्ट के बहुत ही मुश्किल थे, बहुत ही मैंने मुश्किलात फेस की हैं। पब्लिक डीलिंग मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हुआ करती थी। लोग इस चीज़ को रेजिस्ट करते थे, वो इस चीज़ को मानते भी नहीं थे। एक तो थोड़ी वुमेन को इतना वो सुपीरियर मानते भी नहीं है, और उसके बाद जो है आप इस तरह के अथॉरिटेटिवली जो है अपना सरकारी काम उनसे निकलवाते हैं तो फिर रेजिस्टेंस होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक डीलिंग में आपको फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ती है। इसमें आपने अपनी पर्सनल ज़िद को मनवाना नहीं पड़ता, आपने सरकारी काम कराना होता है बहुत ही तरीके के साथ फ्लेक्सिबल होके। आपने पब्लिक भी डील करनी होती है, आपने अपना टारगेट भी अचीव करना होता है, आपने अपने गवर्नमेंट का काम भी निकलवाना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रेजिस्टेंस होती है, लेकिन अभी मुझे 1 साल हो चुका है और मैं अपने टारगेट्स को भी अचीव कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इससे भी ज़्यादा जो है जो बहुत ही चैलेंजिंग जो टास्क होते हैं वो भी मैं अभी कर सकती हूँ। चैलेंजेस की बात जिस तरह करें वो करें जी। आप बार-बार कह रही हैं कि आपको रेजिस्टेंस आपको कहीं रही। मैं चाहती हूँ उसकी 1-2 मिसालें आप हमें दे पाएँ, कुछ आप हमसे इस सिलसिले में शेयर करें, क्योंकि ये जो आप कर रही हैं ना, ये बहुत सारे लोगों को, मैं सिर्फ ख़वातीन की बात नहीं करूँगी, ये बहुत सारे लोगों के सीखने का वक्त है। आप हमें प्लीज़ बताइए कि मुश्किलात वो एग्जैक्टली कुछ अगर आप हमें बता सकें, रेजिस्टेंस कैसी? देखिए, रेजिस्टेंस ये होती है कि अगर आप जो है तजावुज़ात को ख़त्म करें, इंक्रोचमेंट्स को ख़त्म करें, तो वो लोग जो होते हैं वो इस तरह की इंक्रोचमेंट नहीं होती। मैंने आज तक जितनी भी इंक्रोचमेंट्स ख़त्म किए हैं वो 30 साल की होती है या 35 साल से वो लोग इंक्रोच किए होते हैं, और वो इस चीज़ के जो हैं हैबिचुअल होते हैं, आदी होते हैं। वो इस चीज़ को, उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि बस ये हमारी प्रॉपर्टी है और ये हमारी ज़िम्मे रहे और इससे हमें बहुत नुकसान होगा। अभी अगर आपको मैं वैल्यू बताऊँ, जो कमर्शियल जो है जितनी हमने लैंड रिट्रीव की है, हमारे पूरे पेशावर डिवीज़न की जो अभी तक प्रोग्रेस है वो 89 करोड़ की है, और इसमें हमने 1500 से ज़्यादा कमर्शियल मर्राज जो हैं उसको रिट्रीव किया है। तो देखें, वो लोग जो होते हैं इसको अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं और कई सालों से उन्होंने कब्ज़ा किया होता है। ये कब्ज़ा माफिया होता है, और उनका जो मेरे ख़िलाफ़ जो उनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो फिर ये होता है कि पब्लिक में वो जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि अगर वो हमारी सरकारी ज़मीन है, हम उसको जो है थ्रू प्रॉपर चैनल उसको हम रिट्रीव करना चाहते हैं, तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो फिर या तो स्ट्राइक कर लेते हैं या फिर उस चीज़ को मानते नहीं हैं। सही। और जैसे आप खुद जिक्र करें 30 से 35 साल का अरसा भी था इस कब्जे से मुतालिक, यानी कब्जा किया हुआ था, तो ये कब्जा माफिया, पॉलिटिकल बैकिंग भी थी इसकी? देखें जी, मैं अपने टारगेट्स में बहुत क्लियर हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे डिवीज़नल सुपरिटेंडेंट साहब नासिर खलीली साहब भी चाहते हैं
कि अगर कोई काम होता है, हम इस रेलवे में कोई अच्छा काम कर सकें तो हमसे जितना हो सकता है हम इस पे अपना आउटपुट दें। लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर जो होता है ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इंक्रोचमेंट्स में एक चीज़ है जो जिसके हम बहुत केयर करते हैं, वो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है, एक रेजिडेंशियल होती है, जो लोगों के घर होते हैं। तो रेजिडेंशियल में हम थोड़ा उनको रिलीफ देते हैं, लेकिन कमर्शियल पर कोई रिलीफ नहीं है। नोटिस का जिक्र आपने किया, हमने देखा खुर्रतुल साहिबा, जब आपने अपने काम का आगाज़ किया तो बाकायदा एक नोटिस आवेज़ा किया गया था कि सिफारिश अब नहीं चलेगी। जी, मैं थोड़ी इस चीज़ पे मेरी ज़ीरो टॉलरेंस है सिफारिश में। अगर कोई जस्टिस मुझे जी देखें जी, मैं अपना काम जो है अच्छे तरीके से करना चाहती हूँ। हाँ, मैं अगर ख्याल रखती हूँ तो वो गरीबों का, डिसेबल का, औरतों का और जो है बूढ़े लोग जो होते हैं उनका मैं थोड़ा बहुत ख्याल रखती हूँ। थोड़ा बहुत नहीं बल्कि अच्छा ख्याल रखती हूँ। लेकिन बाकी जो सरकारी काम मेरी ड्यूटी होती है उसको मुझे करना होता है और वो मेरा टारगेट होता है, उस पर मेरी ज़ीरो टॉलरेंस है जी। और कंप्लेंट्स किस किस्म की आजकल आप रिसीव कर रही हैं, चाहे वो ख़वातीन की तरफ से हो चाहे वो मर्दों की तरफ से हो, लेकिन बहरहाल क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं नॉट जस्ट इन इंक्रोचमेंट्स, बाकी जगहों पर भी, तो कंप्लेंट्स क्या मिल रही हैं आपको आजकल? देखिए जी, कंप्लेंट्स जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं 2 चार्ज संभाल रही हूँ। कंटोनमेंट बोर्ड का भी मैं संभाल रही हूँ, वहाँ पे मैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हूँ और रेलवे में मैं जुडिशल मजिस्ट्रेट हूँ। तो कंटोनमेंट बोर्ड में मोस्टली जो ख़वातीन की कंप्लेंट्स होती हैं वो या तो फिर जो है इंक्रोचमेंट के हवाले से होती हैं, या फिर ऐसी कंप्लेंट्स होती हैं कि उन्होंने कई सालों से जो है अपनी दरख्वास्तें दी होती हैं लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं होता। तो लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो है मुझसे इंटरेक्शन भी ज़्यादा है उनकी, और वो उम्मीद रखते हैं कि मैं उनके लिए उनका पॉजिटिव कोई उनका रिज़ल्ट आएगा। तो औरतों की जो कंपनी है उनको मैं प्रायोरिटी रखती हूँ और उन्हीं की कंप्लेंट्स पे जो है मैं अक्सर एक्शन लेती हूँ जी। अच्छा, अभी जैसे शुएब भी कह रहे थे और आपने भी बताया कि भाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी सिफारिश वाली बात, तो ये बताइएगा कुछ अपने लोगों में से कोई रूलिंग पार्टी से कोई MPs MNAs आपके पास में उनकी तरफ से कुछ आया हो कि भाई यहाँ एक्शन ना कीजिएगा, ऐसा कुछ हुआ कभी? देखें जी, मेरी जो सरकारी काम है मैं जिस तरह से कर रही हूँ और लोगों ने भी इस चीज़ को मान लिया है कि अगर मैं गुड वर्क कर रही हूँ तो फिर उसमें किसी किस्म का पॉलिटिकल प्रेशर जो है या इस तरह की जो भी बात है, जो MNA MPs जो होती हैं उनकी अप्रोच, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को मैं नहीं उस पर काम करती। टारगेट होता है मेरा सरकारी काम होता है, मैं उस पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी उतरती हूँ। हाँ, पॉलिटिकल प्रेशर अगर ज़्यादा होता है बात करनी चाहिए मेरे अफसर से। मैं डायरेक्ट किसी के कॉल्स वगैरह अटेंड नहीं करती, वो मेरे अफसर से बात करते हैं और फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर कोई मामला जो है वो ख़त्म होता है या उसका सोल्यूशन निकलता है तो हम ज़रूर निकालते हैं जी। सोल्यूशंस की तरफ आप ज़रूर जाती हैं और सबसे दिलचस्प बात यह कि आप ख़वातीन की शिकायत के ऊपर तो लाजमी एक्शन लेती हैं, इसकी आप पूरी कोशिश करती हैं। खुर्रतुल हमारे साथ थी और आप सुपर वुमेन यूं ही नहीं कहलाई जा रही क्योंकि सिफारिश नहीं सुनती और चूंकि आप एक्शन लेती हैं, इसीलिए तो लोग आपको ऐसा कहते हैं। और एक एग्जाम्पल सेट कर रही हैं कि फाइट कर रही हैं अगेंस्ट दिस प्रेशर, क्योंकि एक सोसाइटी के बड़े प्रेशर होते हैं, बिलखुसूस KP जहाँ पर ख़वातीन के लिए काम करना ज़रा ज़्यादा चैलेंजिंग है। लेकिन सिर्फ KP नहीं करें, बलूचिस्तान का भी जिक्र कर लें तो यहाँ से भी कुछ ऐसे ही मामला हमें रिपोर्ट होते हैं कि वहाँ पर भी चैलेंजिंग मामला होते हैं, लेकिन वहाँ की लड़कियों ने भी साबित कर दिया कि हम चैलेंज लेते हैं और चैलेंज से हम नबरदाज़मा होते हैं। क्योंकि हम शवाब आपसे शेयर कर लेते हैं कि किस तरह से उन्होंने साबित किया कि 10 साल का एक अरसा लग जाता है जब आपने मुश्किल तरीन काम को सर करना होता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। सीरत की बात कर रहे हैं तो किरण, सीरत ने ऐसा किया कि किस तरह से उसने मुश्किल तरीन काम था मार्शल आर्ट्स, इसमें उन्होंने मुकाबला किया और उन्होंने ठान ली थी कि मुकाबला हमने करना है और तैयारियां शुरू कर दी हैं। बहुत देर लगा रहे हैं, आप मुझे रिपोर्ट नहीं दिखा रहे। दिखाते हैं फिर। नूरुल अफीन आप हमें ज्वाइन करें एकेडमी से, और क्या होता है एकेडमी में सब वही बताएंगे आपको। हजारा पार्कोर बॉयज के बाद हजारा पार्कोर गर्ल्स भी मैदान में आ गई। कहती हैं अगर कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी मजबूरी आड़े नहीं आ सकती। खिलौनों की उम्र में 12 साल की सीरत ने बलूचिस्तान का नाम रोशन करने की ठान ली। मुश्किल तरीन मार्शल आर्ट्स पार्कोर बॉयज को टक्कर देने का अज़्म। ब्लैक बेल्ट सीरत के सामने हर मुश्किल हवा हो जाती है। कोयटा की मार्शल आर्ट्स एकेडमी में सीरत अपनी 12 सहेलियों के साथ हर रोज यहाँ 2 से 3 घंटे
ट्रेनिंग लेती है। 3 सालों में मैंने 15 मेडल्स हासिल की है। मैं 5 टाइम बलूचिस्तान चैंपियन रह चुकी हूँ और 2 टाइम असिस्टेंट लेवल, 1 टाइम बलूचिस्तान प्रोविंशियल लेवल और 1 बार इंटरनेशनल जो ईरान से ज़ायदान में हुआ था। यहाँ आने वाली हर लड़की का एक ही अज़म, मुश्किल हालात से निमटना, किसी न किसी तरह अपनी पहचान बनाना। लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं होती, मेहनत करने से कुछ भी मिल जाता है। एक लड़की दिन में 3 घंटे प्रैक्टिस करती है। ये सिलसिला कम से कम 4 साल जारी रहता है। इसके बाद ये लड़कियां फाइटर गर्ल्स कहलाती हैं। सिर्फ बॉयज नहीं खेल सकते और हम भी खेल सकते हैं और हम भी जज का मुकाबला कर सकते हैं। बलूचिस्तान में लड़कियों के मार्शल आर्ट्स में आगे बढ़ने के मौके कम हैं। इसकी बड़ी वजह कबायली माशरा और हुकूमती सरपरस्ती ना होना है। लेकिन इसके बावजूद मास्टर नजीब लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी अपने छोटे से क्लब में बेहतरीन ट्रेनिंग देते हैं। गर्ल्स टीम ने कहा कि सर हम लोगों ने भी पार्कोर बॉयज़ की तरह बनना है और जिस तरह बॉयज़ ने हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है पार्कोर में, इंशाल्लाह हम लोग भी मुल्क का नाम पार्कोर के ज़रिए इंशाल्लाह रोशन करेंगे। हुकूमत की तरफ से होने वाले मुख्तलिफ इवेंट्स में इन्हें बुलाया तो जाता है, लेकिन सिर्फ 3 से 5 हज़ार रुपये देकर वापस कर दिया जाता है। इन सब खिलाड़ियों को उम्मीद है नई हुकूमत नई सोच के साथ उनके लिए कुछ नया करेगी। कैमरामैन जफर बलोच के साथ नूर आरफी, समा, कोयटा। भाई जदीद दौर जदीद तकाजे ऐसे भी पूरे होते हैं। वैसे अगर बात हो रही है इसी ज़माने की तो मोबाइल लाइफ जैसे नामुकम्मल है मोबाइल के बगैर, और अगर मोबाइल में डाटा ना हो तो मोबाइल रखना यूं ही है जैसे आपने कोई भी चीज़ उठा के रख लिया, माउस रख लिया, कुछ भी रख लिया। किरण, पाकिस्तान में तो डाटा के रेट्स ही बहुत ज्यादा है, यानी हमें ढेर सारे पैसों में थोड़ा सा डाटा मिलता है, वो खत्म हो जाता है। अगर कोई बच्चा आपके घर में फिर तो और जल्दी खत्म हो जाता है ना। फॉरेन वीडियोस डाउनलोड हो रही हैं, 3-4 बार वो बेबी शार्क सुनेगा और उसके बाद में खत्म, फिर आपका डाटा गया। लेकिन भारत के किरण फिगर्स क्या हैं? भारत से ये फिगर्स हम आपसे शेयर कर लेते हैं कि वहां पर डाटा कितना सस्ता है और वहां पे सारिफीन कितने हैं जो कि इंटरनेट डाटा इस्तेमाल करें। तो रिपोर्ट तैयार की आपके सामने रखते हैं। मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल अब हर खास व आम की जरूरत बन चुका है। ताज़ा तहकीक के मुताबिक भारत में दुनिया का सबसे सस्ता डाटा मिलता है। इस दौड़ में पाकिस्तान 33वें नंबर पर है। भारत में 1 गीगाबाइट 26 अमरीकी सेंट और पाकिस्तान में 1.85 अमरीकी डॉलर यानी 258 रुपए है, जो कि भारत से 7 गुना महंगा है। भारत में 40 करोड़ 62 लाख शहरी इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, जबकि पाकिस्तान में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की तादाद 4 करोड़ 46 लाख है। कीमतों के हवाले से 20 सस्ते तरीन ममालिक में से तकरीबन आधे एशियाई ममालिक हैं। वो ममालिक जहां 4G सर्विस काफी अरसे से और हर जगह मौजूद है, वहां मोबाइल डेटा की कीमतें कम हैं। अब जरा जिक्र कर लेते हैं PSL का कल एक जबरदस्त मैच हुआ, यानी कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का, जिससे पहले सरफराज ने जिक्र किया कि कराची वाले मुझे लेते ही नहीं है। बाद में जवाब दिया कि सोशल मीडिया सार्फिन की तरफ से इसलिए आपको नहीं लेते क्योंकि आपकी टीम हार गई। आई नो किरण आपकी टीम फेवरेट है और आप थोड़ा सा मुझे गुस्से से देख भी रही होंगी, बट दैट्स फाइन। कल कराची किंग्स ने अच्छा खेला, लेकिन इस पे हमने ये जरूर देखा कि अगर हम जिक्र कर लें अहमद शहजाद का, तो उन्होंने 99 रन बनाया और थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाया, फिर 1 रन ना बना पाए, तो कोटा ग्लैडिएटर्स की हार लगता है कि उनकी वजह से हुई है। बहरहाल एक अच्छा तगड़ा मैच रहा किरण कल, और मैंने तो हिम्मत वही हार दी थी जब उसने सेल्फी लेने की तैयारी की। ओके, लेकिन लास्ट ओवर जो है ना बहुत दिलचस्प रहा था कि ऑप्शन था, मार्जिन था, सब कुछ आपके पास था, लेकिन फिर भी आप जीत नहीं पाए, यानी क्वेटा ग्लैडिएटर्स। और उस्मान शनवारी का जिक्र हम यहाँ पर करते हैं कि पहले उस्मान शनवारी पर माजी में बहुत तनकीद की जाती है, लेकिन कल ही प्लेड वेल। तो कराची के मैदान में ये टीम्स तो आमने सामने थी ही, ग्लैडिएटर्स और किंग्स भी आमने सामने थे। ये थे तमाशाई और मुकाबला था इनके दरमियान भी। नेशनल स्टेडियम कराची, यहाँ सिर्फ किंग्स के ही चाहने वाले नहीं थे, क्वेटा के सपोर्टर्स भी भरे पड़े थे। अब वजीर बल्दिया सिंध सईद गनी के बेटे को ही देख लें, ये नन्हे साहब क्वेटा के शहदाई हैं और सईद गनी कराची किंग्स के। स्टेडियम में दोनों बाप बेटों की ठन गई। वो ये कि मैं कराची को सपोर्ट कर रहा हूँ और बेटा जो आज क्वेटा को सपोर्ट कर रहा है। वैसे मैं पेशावर को सपोर्ट करता हूँ, पर इस मैच में मैं क्वेटा को कर रहा हूँ क्योंकि शेन वॉटसन और उमर अकमल। चाचा पाकिस्तानी और चाचा क्रिकेट में भी खूब पंजा आजमाई हुई। मेहमान नवाज तो हैं कराची वाले,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेटा को मैच ही दे दें। आज क्वेटा हारेगा और पूरे स्टेडियम में एक ही आवाज आएगी, कराची कराची कराची। टीम जो सख्त है वो मैं समझता हूँ कि क्वेटा की है। क्वेटा आज जीतेगा मेरे ख्याल में। क्वेटा से आए नन्हे मुन्ने अपनी टीम की जीत के लिए पुरुमीद थे। क्वेटा के पास बहुत अच्छा प्लेयर है ना। क्वेटा कराची ने उसको 199 का टारगेट दिया। क्वेटा के लिए हम यहाँ आए स्टेडियम में। क्वेटा की खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं। क्वेटा बहुत अच्छी, हम उसको सपोर्ट करते हैं। मैदान में एक तरफ खिलाड़ी जोर आजमा रहे थे तो दूसरी तरफ तमाशाई भी अपनी अपनी सुना रहे थे। तो भाई ये इवेंट सबके दिल को भा गया और पाकिस्तानी लिबास और खाना ऑस्ट्रेलिया की मलिका हुस्न को भा गया। समाज से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी खवातीन पुरकशिश है। मुकाबला हुस्न पर आप लेके थे किरण, पीएसएल की भी और बात करनी है हमें। जिनके मैचेस नहीं हो रहे वो क्या कर रहे हैं इसका जिक्र हमने करना है। वो एंजॉय कर रहे हैं, कराची में खा पी भी रहे हैं, लेकिन कराची आए मज़ार कायद ना जाए ऐसा हो नहीं सकता। और थामा हो पाकिस्तान का झंडा और गए हो मज़ार कायद तो क्या खूबसूरत पिक्चर्स आती हैं, वायरल होती हैं सोशल मीडिया पर। हम जिक्र करें डैरन सेमी का, जिन्होंने मज़ार कायद पर हाजिरी दी और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अक़ीदत पेश किया। PSL 4 कराची में शेड्यूल मैचेस हैं और इसके लिए पेशावर ज़ल्मी के कप्तान डैरन सेमी जो कि संडे को पाकिस्तान पहुंचे थे। और क्या खूबसूरत ड्रेसिंग किरण, आप देखिए तो सही, शलवार कमीज और सूट बहुत कर रहे हैं एग्जैक्टली। और साथ जावेद आफरीदी भी हैं इनका। हम देख रहे हैं कि कायद आज़म के ज़ेरे इस्तेमाल जो अशिया थी उनमें इनकी बड़ी दिलचस्पी रही। उन्होंने इनको ब्रीफ किया, इस बारे में बताया। एग्जैक्टली इनको ब्रीफ किया गया। और ये पिक्चर सबसे अच्छी थी, यानी वो जो पाकिस्तान का परचम था में मज़ार कायद के बाहर ये मौजूद थे और जबरदस्त। आप सही कह रहे थे वैसे कि इन्होंने एक तो कौमी लिबास पहना है और इन्होंने कौमी परचम भी लहराया है और पाकिस्तान के दोस्त सेमी कहलाते हैं। बेशक, और हमेशा से ही हम देखते हैं जब भी इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान आते हैं वो ना सिर्फ एक अच्छा जेस्चर यहाँ पर शो करते हैं, यहाँ से अच्छी यादें लेकर वापस अपने देश भी जाते हैं, विच इज वेरी गुड। ये एक अचीवमेंट है PSL की और ये एक तस्वीर दिखा रही है बाकी तमाम मुल्कों को कि हाउ पीसफुल वी आर और कितना लविंग है पाकिस्तान के। यहाँ पर आप फ्रीली आए, घूमे फिरें, कोई मसला ही नहीं है, खाएं पिए, बिरयानी निहारी सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल वो सब कुछ और साथ के साथ ये भी कि जो हमसे प्यार करते हैं वो यहाँ बार बार आते हैं। आप भी आइए और इन सारी चीज़ों को देखिए, सारे रंग शामिल होंगे, खबरें बहुत सारी आपको देंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक लेंगे। नया दिन में एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। और जैसे आप हाथ मल रहे हैं ना, कुछ ऐसी सूरत हाल है यहाँ पर। मैं तालीम की बात कर रही हूँ। तालीम हर शहरी को इसका हक हासिल है, ये सहूलत फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन हुकूमत हाथ पर हाथ धरे बैठी है ऐसा लगता है। आप सरकारी स्कूल्स को ही तो देख लीजिए, यहाँ पर स्कूल्स बना दिए जाते हैं लेकिन असातिज़ा की काबिलियत अगर इसका जिक्र किया जाए तो ये तो मतलूबा मयार पर है ही नहीं। बच्चों को कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, जो टीचर्स तैनात किए गए हैं वो तो कुछ जानते ही नहीं। ऐसे में अब आप बच्चों को जिम्मेदार तो नहीं मान सकते। 8वीं जमात में पहुंच जाते हैं बच्चे, लेकिन दूसरी जमात के आसान से सवाल, बिल्कुल आसान से सवाल, इनका जवाब तक नहीं जानते। ये हाल है सिंध में सरकारी स्कूलों की हालत क्या है। वैसे तो हमें हर सूबे की बात करनी चाहिए और हम करेंगे हर सूबे की बात, लेकिन बिलखुसूस इस वक्त सिंध की क्या सूरत हाल है अली हसनैन की खुसूसी रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। इंसान की फितरत में इंसाफ, मोहब्बत और मुल्क के हर 5 से 16 साल बच्चे को बुनियादी तालीम मुफ्त में फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और ये हक देता है आइन का आर्टिकल 25A। बुनियादी तालीम से मुराद है मैट्रिक तक की पढ़ाई। मुफ्त में तो फराहम की जा रही है मगर बच्चे सीख किस हद तक रहे हैं इस पर बात करनी ज़रूरी है। हम मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में जाके वहाँ के तलबा से कुछ आसान सवालात करेंगे और देखते हैं कि कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। हम भी देखेंगे, आप भी गौर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोग आज छोटा सा टेस्ट लें।
क्लास 2 और 3 लेवल के सवालात हमने बड़ी क्लासों के बच्चों से पूछे। बहुत से बच्चे जवाब दे सके मगर बहुत से जवाब नहीं दे पाए। खैर, ये तो एक मिसाल थी। इसी हवाले से एजुकेशनल ग्राउंड्स पर काम करने वाली NGO इदारा-ए तालीम व आगाही की रिपोर्ट जानते हैं क्या कहती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सूबे भर से बड़ी क्लासों के बच्चों से पूछे गए सवालात में से इंग्लिश के जवाबात 70% बच्चे नहीं दे पाए और 88% बच्चे मैथ्स के बुनियादी सवालात हल करने में नाकाम रहे। सिर्फ प्राइवेट ही नहीं बल्कि हुकूमती सतह पर भी सेट के नाम से कुछ इसी तरह का टेस्ट लिया जाता है और चौंका देने वाली बात यह है कि उसका नतीजा भी कमोबेश ऐसा ही है। इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के आसान सवालात के जवाबात पर 8 क्लास तक के बच्चों में से सूबे भर से सिर्फ 37, 22 और 23% बच्चे जवाब दे पाए, यानी कि नतीजा 50% से भी कम रहा। जब हुकूमत भी इस कड़वे सच से वाकिफ है, फिर भी सूरत हाल ऐसी क्यों है? 80s में और 90s में जो टीचर आए वो किसी भी कॉम्पिटिटिव प्रोसेस से नहीं आए थे। उसको इंग्लिश आता है नहीं आता किसी ने पूछा ही नहीं, मैट्रिक पास टीचर आ गए तो वो इंग्लिश कैसे पढ़ाएंगे? मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि वो पढ़ाने की कैपेबल ही नहीं है। नेक्स्ट में जितने भी टीचर्स लेंगे तो मैं श्योर करें कि वो मेरिट पे आए। लेकिन सरकारी स्कूल शुरू से तो ऐसे नहीं थे। इन पीले स्कूलों से ही पढ़कर कई ऐसी शख्सियात भी निकली हैं जो आज हमारे लिए रोशन मिसाल हैं। उस सरकारी स्कूल में 2 बातें बहुत अच्छी थीं, एक तो निसाब, दूसरे पढ़ाने वाले। फिर ये हुआ कि ज़रूरत के हिसाब से वो स्कूल और वैसे उस्ताद कम होते चले गए। सरकार ने बनाए नहीं स्कूल। बेशक इन्हीं के चमकने से हर जगह उजाला होगा, लेकिन उसके लिए मुफ्त तालीम की फरहमी के साथ साथ मयार तालीम को भी बढ़ाना होगा। तभी ये हीरे आगे जाकर रोशन मुस्तकबिल के मेहमान बनेंगे। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ अली हसनैन, समा, कराची। कितनी आसान सी बात। आर्टिकल 25A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो कि ये कहता है कि बुनियादी हक है तालीम, लेकिन क्या बुनियादी हक दिया जा रहा है, इस पर हम करेंगे बात। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं अदनान आदिल साहब। सर बहुत शुक्रिया। जानना चाह रहे हैं आपसे, 2010 के बाद हमने देखा कि कई कन्वेंशन और कई कमेटीज़ के बाद अमेंडमेंट हुई, क्या उसके बाद तालीम के शोबे में पाकिस्तान में कुछ फ़र्क पड़ा? देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि रोज बरोज जो है तालीम का बुरा हाल हो रहा है। तालीम को सियासत ने तबाह किया है। और ये जो आप अभी रिपोर्ट दिखा रहे थे, इसमें एक साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि जो टीचर्स हैं, अगर आप उनको मेरिट पे भर्ती नहीं करेंगे तो म्यार तालीम कैसे बेहतर होगा। अभी कुछ देर पहले ही वजीर तालीम जो सिंध के हैं, उनका बयान आया था कि जो असातिज़ा हैं सिंध में, उनको मैथमेटिक्स नहीं आता। 75% जो असातिज़ा हैं सिंध के, उनको खुद रियाजी का नहीं आती, तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? जब आप ये देखिए, ये तो आप बच्चों की बात कर रहे हैं। मैं सिंध में ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने MA MSc की डिग्री हासिल की हुई है यूनिवर्सिटियों से, सियासी बुनियादों पर हासिल की है, उनके अंदर मैट्रिक की काबिलियत नहीं है। तो जब आप MA MSc की डिग्रियां रेवड़ियों की तरह बांटेंगे और वो लोग जाकर पढ़ाएंगे स्कूलों में, तो वो क्या पढ़ाएंगे जिनके अंदर खुद काबिलियत नहीं है? तो ये तो पूरा जो शोबा तालीम है सिंध में, ये सियासत की नजर हो चुका है और इसकी ओवरहॉलिंग की जरूरत है और बहुत इनकलाबी तब्दीलियों की जरूरत है। ये छोटी मोटी तब्दीलियों से ठीक होने वाला नहीं है। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि सिंध में गुर्बत बहुत है, फ्यूडल निजाम है, जो बच्चे हैं उनकी न्यूट्रिशन नहीं है। तो जब ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगी, पहले 5-10 साल बच्चे को अच्छी ग़िज़ा नहीं मिलेगी, उसके ब्रेन की डेवलपमेंट सही नहीं होगी, तो वो तालीम भी हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि बिल्कुल अदनान साहब, सिर्फ एजुकेशन नहीं, हेल्थ भी बुनियादी हक है हर बच्चे का, लेकिन हम उसमें भी बहुत ही पीछे हैं किरण। और इस दौरान जबकि आप गुफ्तगू कर रहे थे, हमें ज्वाइन कर चुके माहिर तालीम शरफुज़्ज़मा साहब। शरफुज़्ज़मा साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे हम कि जिस तरह अदनान साहब भी फरमा रहे थे कि ओवरऑलिंग की ज़रूरत है, मैसिव तब्दीलियों की ज़रूरत है,
तो क्या होना चाहिए जिससे स्कूलों की हालत बेहतर हो, मेयार तालीम बेहतर हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि तालीम और सेहत के हवाले से जो ये 18वीं तरमीम ने जो इनको जो खुद मुख्तारी दिया गया जिसमें 18वीं तरमीम की वजह से भी इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तालीम और सेहत के मामलात में सूबे को जो खुद मुख्तारी दी गई है उसके बाद से इसमें मज़ीद जो इनकी जो अच्छाई थी वो मजीद जो है कम से कम तर होती चली गई। असल में अब जब सूबे की जिम्मेदारी तालीम और तरबियत है तो वफाक को इसके अंदर जाहिर है देखभाल करना चाहिए। वफाकी सतह पे जब ये चीज़ थी तो थोड़ी बहुत पूछ गुछ तो थी, अब वो भी ख़त्म हो गई है। और ख़ास करके सिंध का तो सिस्टम ही निराला हो गया। आप देखें सरकारी तालीमी इदारे की हालत ये है कि इस पे तो गुफ्त शुनूद करना ही बेकार है, सिंध की हालत जो है। लेकिन इसके बावजूद आप ये देखें कि प्राइवेट स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन को यहाँ बंद कर दिया गया है सूबे सिंध में। जो रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन प्राइवेट स्कूल्स को दिए जाते थे उसमें मजीद पेचीदगियां पैदा कर दी गई है। जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोलिंग अथॉरिटी को जो शेयर दिया गया तालीमी इदारे के अंदर नोटिस जो जारी किए जा रहे हैं वो सिर्फ सूबा ये तो और मामला है। तो अगर आप कह रहे हैं शहरों में नहीं, बाकी सूबों में नहीं किए जा रहे हैं। यहाँ जब तक भरपूर तरीके से तवज्जो तालीम पे दी नहीं जाएगी। ये तो प्राइवेट स्कूल्स का मामला हो गया ना, ये तो प्राइवेट स्कूल के रजिस्ट्रेशन का मामला हो गया। हम तो सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं क्योंकि ये तो हुकूमत ने प्रोवाइड करना है। ये सरकारी स्कूलों की हम बात कर लेते हैं, वो तो हुकूमत ने बहरहाल एक अच्छी तालीम प्रोवाइड करनी है। जी जी, हुकूमत की ही जिम्मेदारी होती है। तमाम सूबे में तालीम और सेहत जो है ये तो बिलखुसूस हुकूमत की जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी तो है, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी नजर कहाँ आती है? तालीमी इदारे का स्ट्रक्चर तो बिल्कुल बिगड़ चुका है। यहाँ 56,000 तालीमी इदारे हैं पूरे सिंध में गवर्नमेंट की सतह पे। उस 56,000 तालीमी इदारे में इनके पास अगर आप सही से जांच पड़ताल करें तो आपको पता लगेगा कि 50,000 तालीमी इदारे में तो प्रैक्टिकल लैब ही नहीं है सिरे से। असातिज़ा की जो मेयार है वो तो सबके सामने मौजूद ही है कि असातिज़ा की हालत ये है कि हमारे सूबाई वजीर तालीम खुद ये कह चुके हैं कि 1,35,000 असातिज़ा हमारे पास ऐसे हैं जिनको ना तो इंग्लिश ना ही रियाजी पढ़ानी आती है। और ये लेकिन हमने देखा हमने देखा किरण, जब एहतजाज भी होता है साथीज़ा का तो वहाँ पर जब सवाल भी किया जाए साथीज़ा तो उनकी काबिलियत वहाँ पर भी नजर आती है, उनकी काबिलियत वहाँ नजर आती है। अच्छा बिल्कुल, मुझे क्विकली बता दीजिए 2-3 स्टेप्स के जो लेने चाहिए जिससे बेहतरी आ सकती है। शरीफ साहब आप बताइए। साहब 2-3 स्टेप्स जो आप समझते हैं कि लेने चाहिए, इससे फौरी तौर पर तब्दीली आएगी, बेहतरी की तरफ जाएंगे, कुछ है ऐसी तजवीज़ आपके पास? देखें, बात दरअसल ये है कि एक तो होना ये चाहिए कि ये जो 18वीं तरमीम है ना इसको खत्म होनी चाहिए। सूबे को जो खुद मुख्तारी दी गई तालीम और सेहत के हवाले से कोई पूछने वाला अब रहा नहीं। वफाक का इंटरफेरेंस अब खत्म हो चुका है, इसके ऊपर से ये खत्म होना चाहिए। 18वीं तरमीम से तालीम को कम से कम अलग कर देना चाहिए और साथ ही साथ तमाम सूबे में इमरजेंसी नाफिज की जाए। लोग ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि साहब आप हमारे साथ थे इस सिलसिले में, अदनान आदिल साहब आप हमारे साथ थे इस सिलसिले में, बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वैसे शरीफुज़्ज़मा साहब की बात सुनने के बाद बहस मुझे याद आई, लोग ये बात भी करते हैं कि तालीम को सियासत से पाक होना चाहिए, इस सिलसिले में भी कुछ करना चाहिए। वैसे जितना अंधेरा दिखाई दे रहा है ना, ऐसा 400 नहीं, इल्म की रोशनी है तो सही। और कहीं पर ये लॉ बहुत सालों से बिल्कुल वैसे ही टिमटिमा रही है जैसी कि थी। मैं लाड़काना की बात कर रही हूँ। यहाँ एक सरकारी स्कूल है जो 100 साल से कायम है। यहाँ से तालीम पाने वाले कई तलबा बड़े बड़े ओहदों पर पहुँचे और मुल्क कौम की तरक्की में उन्होंने अपना हिस्सा डाला।
इस स्कूल की एक और ख़ास बात है और वो ये कि 1919 में बरतानवी हुकूमत ने स्कूल की इमारत बनाई थी और अंग्रेजी हर्फ ई की शक्ल में इसे बनाया गया था। ये कौन सा स्कूल है और कौन कौन यहाँ पर तालीम हासिल कर चुका है, इस पर हम रिपोर्ट शामिल करेंगे नवीद लाड़क की। लाड़काना का 100 साल पुराना गवर्नमेंट पायलट हायर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ का एजाज यहाँ के होनहार तलबा जो हर मैदान में अपना नाम बना चुके हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख, साबिक वजीर दाखिला सुहेल अनवर सियाल, IG गिलगित बल्तिस्तान सनाउल्लाह अब्बासी, कौमी असम्बली की पहली खातून डिप्टी स्पीकर बेगम अशरफ अब्बासी और इन जैसी कई कामयाब शख्सियात ने यहाँ से तालीम हासिल की। ये तारीखी स्कूल जिसने बड़ी शख्सियात पैदा की जो आज भी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में काम कर रहे हैं, बहुत सारे रिटायर हो चुके हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल में सिंध के 8 ज़िला में जो SSP साहिबान हैं वो भी इस स्कूल से, SSP और DC साहिबान वो हमारे स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं। 1919 में बरतानवी हुकूमत ने अंग्रेजी हर्फ ई की शक्ल में 24 एकड़ पर स्कूल बनाया था, जिसकी शान शौकत आज भी बरकरार है। यहाँ 6000 से ज्यादा तलबा अब भी जेर तालीम हैं, जो अपने सीनियर्स की तरह स्कूल और मालिक का नाम रोशन करना चाहते हैं। बहुत खुश हूँ कि मैं इस इदारे में पढ़ रहा हूँ और यहाँ से जो भी पढ़ के गए हैं वो अजीम शख्सियत हैं और वो खुशनसीब हैं। इसी स्कूल में से पढ़कर बहुत बड़ी बड़ी आला मकाम पे पहुँचे हम। इस स्कूल के शागिर्द इंशाल्लाह हम भी मेहनत करेंगे, बहुत ही बड़े आला मकाम पे पहुँचेंगे इंशाल्लाह। 100 साल बाद भी लाड़काना के इस सरकारी स्कूल का मयार तालीम रोज़े अव्वल की तरह बेहतरीन है। हम बात करें, हम कुछ स्कूल आपके सामने ऐसे भी रख रहे हैं जिनमें काम अच्छा हो रहा है। गुज़श्ता रोज़ किरण मैंने कैरेट कॉलेज पटारा विजिट किया और मुझे सबसे अच्छी बात वहाँ की ये लगी कि वहाँ पर सिंध का बोर्ड भी है, वहाँ पर फेडरल बोर्ड भी है, वहाँ पर कैम्ब्रिज भी है। यानी कि स्टूडेंट की चॉइस है कि आप जिस बोर्ड से चाहें आप एफिलिएट हों और जो तालीमी निज़ाम आप फॉलो करना चाहते हैं वो फॉलो करें। तो देयर इज समथिंग गुड इन इट। हाँ, कोई बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं इसमें। ये मैं आपसे बाद में पूछूंगी कि मैं कब जा सकती हूँ, लेकिन यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर कोई हांडी में टमाटर ना डाले तो क्या डाले, टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं, कोई गलतफहमी में ना रहे। भारत की चाल कामयाब हो गई है, इस तरह की कोई बात नहीं है। टमाटर महंगा हुआ है उनकी वजह से नहीं, फसल में ताखीर की वजह से। मार्केट में रेट क्या है, टमाटर इतना दूर क्यों है, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कराची में सरकारी निर्ख के मुताबिक दर्जा अव्वल के टमाटर मंडी में 100 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त करने की हिदायत हैं, जबकि बाजार में पहुंचते पहुंचते 5 रुपए इजाफे से 105 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त करने हैं। इसी तरह दर्जा दोम के टमाटर मंडी में 75 रुपए फी किलोग्राम और बाजार में 80 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त करने हैं, लेकिन दर्जा अव्वल और दोम दोनों टमाटर मार्केट में 120 से 150 रुपए तक फरोख्त किए जा रहे हैं। 100 रुपए हिसाब से लिया है, लाजमी सी बात है, मेरी मजबूरी है लेना। तब्दीली आई है कि हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ खराब है। इमरान खान नहीं आया तो पहला बोल रहा था हम गरीब आदमी को ऊपर लेके जाएगा। उसका मकसद ये है कि इतना महंगाई है कि गरीब मरेगा, खुद ब खुद ऊपर जाएगा। कराची वाले भी क्या करें, टमाटर के बगैर जिंदगी ही अधूरी है, लेकिन हुकूमत को कुछ करना पड़ेगा क्योंकि मुनाफाखोरों को लगाम डालना जरूरी है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। और टमाटर महंगे क्यों हैं, टमाटर कहां पर नहीं मिल रहे और ये रेट का मामला क्या है, कहां पर फसल काश्त हो रही है और कहां पर ताखीर हो रही है, सबके हम करेंगे बात। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं वजीर ज़राअत हैं इस्माइल राहू साहब, इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है शाहजहां साहब, आप प्रेसिडेंट है फलाही अंजुमन होलसेल वेजिटेबल मार्केट के। सर आपका भी शुक्रिया। सर पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा वजीर साहब के क्या चल रहा है ये सिंध में, अगर सूरत हाल की हम बात कर लें, कहाँ पे टमाटर की फसल ताखीर का शिकार है, और अगर ये कह रहे हैं कि भारत की चाल नाकाम नहीं हुई तो फिर अपने क्या कर रहे हैं, क्यों महंगा हो रहा है टमाटर? देखें इस वक्त बिल्कुल आपकी बात सही है और ये हकीकत है कि इस वक्त मार्केट में टमाटर जो है वो टमाटो बिल्कुल महंगा बिक रहा है, लेकिन इसमें बुनियादी तौर पर हम सब समझते हैं कि ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पर्टिकुलरली ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये सारा इनका जो रेट का भाव का इन्हिसार जो होता है वो डिमांड और सप्लाई पे होता है। हुकूमत कितना भी चाहे इस पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं कर सकती। हालांकि हमारे पास हैं एक सिस्टम बना हुआ है जिस पे हम कोशिश करते हैं कंट्रोल उस पर उसकी प्राइसेस पे कंट्रोल किया जाए। कमिश्नर के
थ्रू डिप्टी कमिश्नर्स की कमेटियाँ बनी हुई होती हैं, मार्केट कमेटीज़ हैं, उसके अलावा हमारा जो प्राइसेस एंड सप्लाई ब्यूरो है वो भी उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इस वक्त टमाटो की ये सूरत हाल है कि इस वक्त पंजाब का फसल जो है टमाटो का तकरीबन वो मेरे ख्याल में वो ख़त्म हो चुका है। सिंध के अंदर 2 अजला में से इस वक्त लाड़काना मीरपुर ख़ास में से टमाटो पैदा हो रहा है, लेकिन ये टमाटर ज़्यादा जो मीरपुर और उसका जो ज़्यादातर जा रहा है ये पंजाब जा रहा है, इसलिए कि इंडिया का जो टमाटर ज़्यादातर अगर आता भी है तो वो पंजाब में आता है। पंजाब में जो टमाटर की खपत होती है उसमें वो वहाँ से आ जाता है तो वो पूरा हो जाता है। लेकिन इस वक्त वो तो कई सालों से बंद है, पंजाब जा रहा है और बलूचिस्तान में टमाटर आता है, लेकिन आपको पता है कि बलूचिस्तान में हाँ तो लेकिन इस वक्त सिंध का टमाटर जो है वो पंजाब जा रहा है। बलूचिस्तान का टमाटर आपको पता है कि इस वक्त फ्लड्स और बरसातें वहाँ इतनी हुई हैं कि वो जो बैलेंस होता था वहाँ बलूचिस्तान का फिर कराची और पूरी सिंध के अंदर उसकी सप्लाई होती थी, तो वो टमाटर का फसल बलूचिस्तान में बहुत मुतासर हुआ है इन हालिया बारिशों और सैलाब की वजह से। तो ये मेरे ख्याल में थोड़ा ये है गैप। अब जो जहाँ ज़्यादातर फसल होती है टमाटर की, बदीन है, ठट्टा है, टनो मोहम्मद खान है और जो दूसरे अजला हैं उनमें तो अभी ये उतरने वाली है मेरे ख्याल में थोड़ी। आप हमें बताइए, लोग सवाल कर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं ये मसला हल कब होगा, ये मामला मामूल पर कब आएंगे, टमाटर की बहार कब आएगी मार्केट्स में? ये इंशाल्लाह जल्द ये फसल उतरने वाला है हमारा जो सिंध के लोअर पार्ट ऑफ सिंध और दूसरे अजला में, तो उसके बाद ये रेट जो वो कम होना शुरू, यानी रमजान से पहले ये हो जाएगा और रमजान में टमाटर महंगा नहीं होगा। हेलो राहुल साहब, आपको आवाज आ रही है? देखें मैं आपको बताऊं कि ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का आपको जो सब्जियां और जो फ्रूट हैं उनका आप टमाटर का ये भी होता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि बिल्कुल 100, 200, 300 रुपये किलो पे भी चला जाता है। कभी ये भी होता है कि 10 रुपया किलोग्राम भी मार्केट में बिकता है। कभी ये भी होता है कि हम जो ग्रोअर होता है उसको इतना रेट भी नहीं मिलता कि वो उसको जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो, जो फार्म से जब मार्केट पहुंचता है तो उसका जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो भी नहीं निकलता और वो वहाँ से निकलवाता ही नहीं है। कभी कभी इतना वो उसकी सप्लाई इतनी ज़्यादा हो जाती है कि रेट बिल्कुल गिर जाते हैं उसके। तो इस वजह से थोड़ी ये सिचुएशन जो होती है इसमें, आपको पता है कोई भी जब फ्रूट किसी फ्रूट का आम का सीजन आ गया तो आपको वही आम जो ठेलों पे आम तौर पर 50 रुपया, 60 रुपया, 40 रुपया किलोग्राम में भी मिलता है, वही जब थोड़ा सीजन ऑफ हो जाती है तो वो आपको आम छोड़ दो, उसका तो इंतजार हम कर ही रहे हैं, लेकिन आज हम टमाटर की बात कर रहे हैं। अब जरा ना कुछ सब्जी मंडी में क्या हो रहा है लोगों के साथ वो भी पूछ लेते हैं। हाजी साहब ये बताइएगा, कितने में आपको मिलता है टमाटर और आगे आप कितने का बेच देते हैं? टमाटर की जहाँ तक बात है, मिनिस्टर साहब को कहने के लिए मेरे पास मंडी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर उससे हट के आज का सिर्फ टमाटर की बात करते हैं। तो मेरा ख्याल है हमारे मिनिस्टर साहब को इतनी इसमें हवाएं नहीं है। ये अभी तब्दीली आ गई है कि ये तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि ये फरवरी और मार्च में टमाटर 10 रुपये किलो ही बिकता है, 20 रुपये किलो ही बिका करता था, मगर पहली बार ये तारीख में हुआ है कि 100 रुपये से कम टमाटर के रेट नहीं हो रहे हैं। और इसकी मेन वजह जो है वो मैं मिनिस्टर साहब को बताता हूँ और सब सुने भी कि उसकी मेन वजह ये है कि हमारा ये जो टमाटर का सीज़न है बदीन से तो नवंबर में दिसंबर में शुरू होता है, मगर अभी इस वक्त जो फरवरी और मार्च में क्रॉप है वो सारी ठट्ठा की होती है। घारो, बहारो, साकरो और घाड़ो और ये ठट्ठा साइड जितना है गुज्जो, यहाँ से होती है फसल। तो वो फसल का मकसद ये हुआ है कि इस मरतबा मिनिस्टर साहब इसको कंट्रोल करें कि जाली बीज जो है ना वो एक कंपनी ने सप्लाई किया है और हमारे काश्तकारों का सत्यानाश कर दिया है। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। वो उन्होंने बीज जो है लगाया था, ये शॉर्टेज कभी ना होती। ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया था सर? जी, ये कंपनी है रोगी उसका नाम है, उसने जो बीज जिस मरतबा सप्लाई किया है उसका नोटिस लें हुकूमत
कि करोड़ों रुपए का काश्तकारों का एक तो माली नुकसान हुआ है, दूसरा उनका टाइम वेस्ट हुआ है, तीसरा ये देखेंगे कीमतें 100 रुपए से ऊपर जा रही हैं और 100 से कम नजर होती हुई नजर नहीं आती है अभी हमें। इस्माइल राव साहब, ये बताइए, अगर बीज अच्छा होता, फसल अच्छी होती और लोगों को इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, ये कुछ ऐसी सी बात है। ये इसके असरात हैं ये भी। अच्छा, नहीं, मैं उस पर आता हूँ। मैं तो पहली बात आपको बताता चलूँ कि ये जो जो भाव इतना इस वक्त जो बढ़ा है, उसके बिल्कुल उसके जो और असबाब हैं और रीजंस हैं और काज हैं, उसमें से एक ये भी है कि आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन कितनी बढ़ चुकी है, डॉलर में कितना इजाफा हो चुका है, फिर फ्यूल जो एग्रीकल्चर में आपको पता है कि डीजल की कंजप्शन बहुत होती है, बहुत इश्यूज हैं, कितने भाव बढ़ चुके हैं, बहुत इश्यूज हैं इस्माइल साहब। लेकिन एक इशू बढ़ चुका है इस्माइल साहब, अगर सिर्फ जाली बीज जो इन्फ्लेशन आई है, मैं बात मुकम्मल कर लूं तो जो इन्फ्लेशन आई है तो उस इन्फ्लेशन की वजह से भी उसका बड़ा फर्क पड़ा है उस पर। अच्छा, दूसरी बात ये ये अगर हमारी एक विजिलेंस टीम है एग्रीकल्चर की, और वो सारा गवर्नमेंट कोई भी बीज फराहम नहीं करती, किसी भी चीज का गवर्नमेंट की हमारी अपनी सर। लेकिन अगर कोई फराहम कर रहा है, कोई जाली बीज फराहम कर रहा है, पकड़ना तो बहरहाल हुकूमत का काम है सर, आपके मिनिस्ट्री का काम है। हम अपना बीज मुख्तलिफ अजनास का पैदा भी बात सुन लें आप, अजनास का पैदा भी करते हैं, लेकिन ये टमाटर का बीज कहीं भी गवर्नमेंट की साइड से प्रोवाइड नहीं होता। अगर किसी कंपनी ने दिया है तो वो बिल्कुल गलत किया है। हमारी बिल्कुल टीमें बनी हुई है, हमारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन विंग है, हमारी लेबोरेटरीज बनी हुई है, हमें अगर कहीं से भी कोई भी कंप्लेन मिलती है, कोई भी कंपनी, चाहे वो पेस्टिसाइड्स कंपनी हो, चाहे वो फर्टिलाइजर कंपनी हो या सीड्स कंपनी हो, ये सिंध में अभी बड़े मुजाहरे भी हो रहे हैं और ये प्रिंट मीडिया में बहुत आ रहा है। ये रोगी कंपनी है, उससे करोड़ों इस्माइल राव साहब, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। ये बताइए, कोई किसान आप तक आया कि मेरे साथ ऐसा हो गया, कोई शिकायत आप तक पहुंची? बात कर लूं मैं नहीं, अभी तक हमें टमाटो के सिलसिले में हाँ और फसलों के, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के या और जो अजनास हैं, हमारे मेन क्रॉप्स हैं, चावल है, कॉटन है या गन्ना है या दूसरे और जो फसलें हैं, हमारे क्रॉप्स हैं, उसके सिलसिले में कई कंप्लेंट्स हमें रिसीव हुई हैं। हमने उन पर एक्शन भी लिया है। पेस्टिसाइड्स जो कंपनीज हैं उनके खिलाफ लिया है, सीड्स वालों के, लेकिन टमाटर की हमें अभी तक कोई शिकायत आपको बहरहाल नहीं है। लेकिन खुशी होगी कि हमें कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं। ऐसा सिंध में सर ऐसा है कि छठा में इन्होंने जुलूस निकाले हैं, प्रिंट मीडिया भरा हुआ है, मेरे पास प्रेस रिलीज उनकी पड़ी हुई है कि एहतजाज किया है काश्तकारों ने और इसका इम्पैक्ट हुआ है। ये जो कीमतें हुई हैं ये जाली बीज की वजह से। हाजी साहब, ये जाली बीज ही की बात है ना, ये एक पहचान किरण कैसे होगी जाली बीज के? एक आम किसान कैसे पहचान? हमारा किसान बड़ा सीधा है, बड़ी चमक दमक से उनको ये पेस्टिसाइड में भी 2 नंबर होती है। मुझे ये बताया जाए, मुझे ये बताया जाए कि कहीं आप भाई साहब, कहीं कोई किसी ने हमारा एक सिस्टम बना हुआ है, पूरी हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे अफसर होते हैं, उसके फिर तहसील लेवल तक भी हमारी विंग्स हैं, उसके अफसर बैठे हुए हैं, प्राइस कंट्रोल के सिस्टम है, हमारी लेबोरेटरीज हैं हमारी। तो कहीं भी अगर कोई एप्लीकेशन मुझे बताया जाए कि आपकी फलानी जगह फलाने अफसर को या फलाने डिपार्टमेंट में हमने एप्लीकेशन पहुंचाई है कि जी हमें ये सीट 2 नंबर मिला है और राव साहब शिकायत आएगी तो आप एक्शन लेंगे। टमाटर की किल्लत आपको नहीं पता, टमाटर लोगों को मिल नहीं रहा। खुशी होगी कि हमें ये कंप्लेन मौसूल हो। अभी जैसे आपने इस बात की निशानदेही की है, मैं अभी से ही इसकी इंक्वायरी कंडक्ट करवा रहा हूँ। मैं आपको नाम बता रहा हूँ ना, कंपनी का नाम भी है और जल्द से जुलूस हो रहे हैं सिंध के अंदर ठट्ठा में, और जो लोग मुतासरीन हैं वो राब्ता करेंगे उनसे। प्रिंट मीडिया में बहुत आया है। साहब आपने इशू उठाया, वो कह रहे हैं मैं इंक्वायरी करूंगा, विच इज वेरी गुड। तो ये नया दिन के प्लेटफॉर्म से मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, इस्माइल राव साहब कह रहे हैं कि हम इंक्वायरी करेंगे। सर प्लीज मैं चाहूंगा दोबारा से बताइए कि क्या होगा, इंक्वायरी किस तरीके से होगी? मैं कह रहा हूं हमें अब तक कहीं से कोई भी रिटर्न में कंप्लेन मौसूल नहीं हुई है, और इस बात पे जो अभी ये पॉइंट रेज हुआ है मेरे इल्म में आया है आपके चैनल के थ्रू, मैं आपके चैनल का मशकूर हूं कि ऐसी चीजें हमारे तक पहुंचे। मैं इसकी अभी से ही इंक्वायरी कंडक्ट करा रहा हूं, और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी ग्रोअर्स वगैरह जो हैं, उन सब तक जो है हमारी टीमें जाएंगी, इंक्वायरी करेंगी
जिसने भी जो किया है उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होगी वो जरूर होगी, उससे कोई नहीं बचेगा। शाहजाद साहब उन्होंने यकीन दहानी करा दी, क्योंकि आपने एक अच्छा पॉइंट उठाया था, वो कह रहे हम करेंगे इस पर मामला देखेंगे कि कौन है जो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ये बताइएगा जो आपके एंड पर चीज़ें हैं, कितने का टमाटर आपको मिल रहा है और आगे कितने का बेचा जा रहा है? क्योंकि अगर 100 रुपये का मिल रहा है और बेचा, सर इस्माइल साहब एक सेकंड रुकिएगा, आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ शाहजाद साहब, अगर 100 रुपये का मिल रहा है वो 150 में क्यों बेचा जा रहा है फिर? जी ऐसा है ना, देखिए एक तो सबसे पहली बात यह कि टमाटर इस सीज़न में कभी महंगा नहीं हुआ, तारीख में पहली मरतबा हुआ, और मैंने उसका रीज़न बता दिया कि आपको ये मिनिस्टर साहब को मालूम नहीं है, अब मालूम हो गया तो ये एक्शन लेंगे, मुझे यकीन एक्शन लेंगे। तो ये जो कंपनी ने जाली बीज प्रोवाइड किया, मुझे मेरी मुश्किल का आप जवाब दीजिए, ये कब तक सस्ते होंगे टमाटर, ये बता दीजिए। अच्छा अभी तो कोई चांस इस दफा नहीं है, अभी रमजान आने वाले हैं। आपको मैं बताऊं अभी इसके बाद फसल जो है ना लाड़काना की चलने वाली है। सही है, अब डिपेंड करता है लाड़काना की उसकी फसल कितनी अच्छी होती है, क्योंकि कितनी अच्छी होती है। और इस वक्त जो है ना ईद बकरीद तक हम लोग परेशानी रहेंगे, ऐसा बता रहे हैं। रमजान तक तो हमें कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। हमें वो शेफ चाहिए किरण जो हमें बताएं कि टमाटर के बगैर आपने किस तरह से हांडी पकानी। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे ऐड करते हैं किरण, हम अक्सर बात करते हैं किचन गार्डनिंग का इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो आपने गार्डन में अपने किचन की बैक साइड पर अगर थोड़ा सा एरिया है, वरना पॉट लीजिए, उसमें टमाटर उगाइए। और अगर कराची में उगाना तो फिर आप चेरी टमाटोज उगा सकते हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी अगर होगी तो टमाटो इतने अच्छे नहीं उगेंगे। बहरहाल शोएब आप अच्छी बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बड़ी प्यारी मालूमात है। लेकिन जो खबर मेरे हाथ लगी है ना अभी, रमजान तक हमको महंगा ही मिलेगा टमाटर, सस्ता नहीं मिलेगा। कम से कम वजीर मौसूफ की बात सुन के और आपकी बात सुन के तो हमको यही लगा। बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ थे। और अब तो शोएब मुझे लगता है ये टोटकों की तरह पड़ेगा, अचार चटनी से काम चलाना पड़ेगा। तो फिर देखते हैं कि कैसे काम चलाना पड़ेगा और क्या कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मैंने किरण आपसे कहा है, नहीं उस तरफ जाने से बहुत बेहतर है कि आप अपने गार्डन में टोमेटो की फसल उगाइए। कैसे उगाएंगे आगे चलकर बात करेंगे, आज नहीं किसी और प्रोग्राम में। अभी ब्रेक लेनी है, दोबारा हाजिर होंगे और एक जबरदस्त सा सेगमेंट आपके लिए हमारे पास है। वेलकम बैक। और आंगन टेढ़ा, इसकी हम बात करते हैं पाकिस्तान के, हम मैं टेढ़ा होकर नहीं बैठ रहा। मशहूर तरीन ड्रामा इसमें से एक है। शकील साहब, सलीम नासिर साहब, बुशरा अंसारी साहिबा हो या अरशद महमूद, दुर्दाना भट्ट, हर किरदार नाजरीन में खूब मकबूलियत हासिल की। बिल्कुल, अनवर मकसूद ने तंज़ मिज़ा के पैराए में मुआशरे के मुख्तलिफ मसाइल की निशानदेही की, खूब की। उस वक्त का जो हाल था, आज का क्या अहवाल है, सब कुछ आपको बताएंगे। सारे कैरेक्टर्स आपको दिखाएंगे किरण, नए अंदाज से दिखाएंगे, नए चेहरों में आपको इनसे रोशनास कराएंगे, क्योंकि आंगन टेढ़ा का प्रीक्वल नाच न जाने आर्ट्स काउंसिल कराची में शुरू नहीं हो चुका, 14 मार्च से शुरू हो रहा है। तो प्ले कास्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, कोशिश की कि सब आ जाएं, लेकिन चलें जो आए हैं उनसे हम करेंगे बहुत सी बातें। तो हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला, ही इज प्लेइंग एज अ रोल महबूब अहमद। साथ चॉइस साहब मौजूद हैं, चॉइस साहब लाठी के बगैर आप आ गए हैं, चॉइस साहब असद। ओके, दानिया हमारे पास डांस परफॉर्मर हैं। तो बहुत बड़ी कास्ट मैंने कल देखा, स्पेशली जो स्टार्ट था उसमें तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमने देखी। लेकिन चलिए पहले डांस पे हम नहीं आते, हम ये भी साथ ऐड करें, यासिर हुसैन टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि अकबर का किरदार अदा करें। तो यासिर से पहले मैं जान लेता हूँ, क्योंकि कल मैंने देखा यासिर आप लेट आते हैं, यहाँ पर आप नहीं आए, ये मेरा गिला है। और लेट आने के बाद आप किसी भी सेट पर जाकर कहते हैं कि इट वॉज नॉट गुड, क्यों? पहले तो हम बहुत बड़ा इल्जाम उठा दिया है। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं मैंने आपको जल्दी उठा दिया है, और जो कल आप लेट आए थे वो उसका हिसाब कौन देगा? देखिए, हम अकबर हैं और अकबर हमेशा लेट आते हैं, चाहे बादशाह हो या ड्रामे वाले। अरे अकबर लेट तो आते हो, ये बता दो यार, 11 कबाब थे, 8 रह गए, कम वक्त सारे खा गए। ये जब तक जहां आरा बेगम हमसे नहीं पूछेंगे हम जवाब नहीं देंगे। मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है आपके पास यार। देखिए, हम आपको देख नहीं सकते ना, अगर हम देखें आपको तो आपकी आवाज आएगी, फिर आप कहेंगे टीवी का वॉल्यूम डाउन कीजिए। सारी रिहर्सल हमें मालूम है। नो डाउट यासिर, आई मस्ट से कि मैंने कल देखा, यू वर डूइंग फैंटास्टिक, और मैं इंतजार करना चाहता हूँ आज का। तो चॉइस साहब की तरफ आ जाते हैं। चॉइस साहब, लाठी के बगैर बस लाठी तोड़ लेते हैं यहीं से। आपने लाठी से काम क्या करवाना है? नहीं, वो आप बड़े मजे से एंटर हो रहे होते हैं, मैं डरा था कि अभी लगा भी देंगे ऑडियंस में से भी किसी को। नहीं, चौधरी साहब बहुत मिलनसार कैरेक्टर हैं और ये उनका सेवा नहीं है। बिन बुलाए मेहमान भी हैं, डेफिनेटली मिलनसार हैं और एक्स्ट्रा मिलनसार हैं। तो लाठी मारेंगे नहीं, लाठी खा जरूर सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि एक कैरेक्टर है जो सबके दिलों में, सबके घरों में है, वो पाइजन चौधरी का कैरेक्टर है। तो अब मुझे इसको करना है और वैसे ही करना है, या मुझे इसे अपनी तरह से करना है?
अब चूंकि एक चीज़ रजिस्टर्ड हो चुकी है और इन अ लेजेंडरी वेज, ठीक है, तो उसको करना डेफिनेटली और वैसे करना कि लोग रजिस्टर करें, रिलेट कर पाएँ कि ये वही चौधरी है, और फिर आजकल के असरी तकाज़ों से हम आहंग होकर अगर चीज़ें निकलें, जन का ज़बान पर अबूर देखें। तो आप महबूब अहमद हैं, तो आप जहारा की बात पे कहते हैं हाँ, ऐसे करते हैं वो बिल्कुल जो आपने शुरू में बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि वो जो माशरती अक्कासी थी ना उस ड्रामे में, वो अभी भी हमारा माशरा किसी हद तक वैसे ही है, इतना बदला नहीं है मुझे लगता है। तो वो जो मियाँ बीवी की नोक झोंक है, एक ईमानदार ऑफिसर है, उसकी बेगम है जो ये चाहती थी कि वो कुछ हराम वराम कमाता, घर बनाते, ये करते वो करते, तो वो उसको उतना अप्रिशिएट नहीं करती है। सही। तो वो एक उनकी नोक झोंक आपस में रहती है। फिर उनका मुलाजिम एक ऐसा आ गया जो फनकार है, उनकी आपस में जो गपशप है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है आई थिंक। तो जो स्टेज पे होगा वो तकरीबन वही है, बट आई थिंक बहुत मज़े का है वो तो है। लेकिन मुझे ये बताइए ना, अब ये नोक झोंक कभी भी गैर सियासी ना रही। हमने ड्रामे में, वहाँ टेलीविजन पे भी हमने यही देखा था। इस बार थोड़े से कुछ चेंजेस हैं क्या? हैं, जाहिर है जब स्टेज के लिए आप अडेप्ट करेंगे तो उसमें तब्दीलियाँ वक्त के साथ तो थोड़ी बहुत होती हैं, और वो हुई हैं इस बार भी, तो बिल्कुल मिलेगा आपको। मैं इस आड़े टेढ़े आंगन में एक ना थोड़ा अलग सा सवाल करना चाह रही हूँ। जरूर। लोग जो है ना वो आगे बढ़ जाते हैं, फिर वो कहते हैं हमें फिल्में करनी, फिल्म नहीं करनी, मुझे फिल्में करनी है। आपको फिल्में नहीं करनी है? नहीं, मुझे फिल्में भी करनी है। आपका प्यार मुसलसल है। मुझे फिल्में भी करनी है। यासिर बहुत अरसे के बाद थिएटर कर रहे हैं, मैं बहुत अरसे के बाद थिएटर कर रहा हूँ। मुझे लगता है ये कि जो एक दफ़ा थिएटर कर लेता है ना, उसके बाद फिर उसके लिए मुश्किल होता है इसको हमेशा के लिए छोड़ना। यू कीप कमिंग बैक टू इट। तो हम दोनों बहुत अरसे के बाद इकट्ठा थिएटर कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में साथ तो हम शायद 8-10 साल के बाद कर रहे हैं, बट वैसे हम बहुत अरसे के बाद थिएटर कर रहे हैं। फिल्में भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अच्छा, और अब जब हम लोगों ने थोड़ा सा याद है, हम लोगों ने ड्रामा देखा था तो उसमें आलमगीर भी आ गए थे, हमने गाना भी सुन लिया था, और उसमें मुख्तलिफ कैरेक्टर्स आते जाते रहते थे, जैसे कि मुईन अख्तर आ गए थे, दीगर लोग आ गए थे, काजी वाजिद साहब आ गए थे। तो यहाँ ऐसी कोई धमाकेदार एंट्रीज हैं क्या? अब सब कुछ आप यहीं जानेंगे या ड्रामा देखने भी आएंगे, और जो लोग देखने आएंगे उनके लिए भी कुछ रखेंगे। 10 बार देखने आएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा कुछ बताएं तो सही। कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए बैठे हैं। एक बार फिर कहना पड़ रहा है, पाईजान की जुबान पे अबूर देखें। तो रेहाना, आप रेहाना का रोल प्ले करें, तो क्या रोल है आपका? और ये डांस परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मुझे लग रही है इसमें, है ऐसा ही? जी बिल्कुल। बेसिकली ये जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स बेसिकली जितने भी हैं वो सारे हैं एकेडमी के, कि डांस एकेडमी है एंड ऑल ऑफ दैट। So that's I think the only thing that I can disclose. जैसे आपने जुमला यूं करके तो उचका है ना, तो मुझे लगा कुछ बताने वाली थी वो। आपने नहीं, मैं इतना ही बताने वाली थी। दरअसल एकेडमी जो थी हमारी परफॉर्मिंग आर्ट्स की, PIA की एकेडमी, जब वो बंद हो गई तो उसके बाद बहुत सारे फनकार जो थे, जिस तरह आजकल मीडिया पे ज़रा मुश्किल वक्त है, उस वक्त तो बहुत ही मुश्किल वक्त था कि पूरी एकेडमी ही बंद हो गई। तो वो जो फनकारों का हाल हुआ होगा उस वक्त एकेडमी में क्या हो रहा था, किस तरह की एक्टिविटीज़ थी वहाँ पे, तो बंद हुई, फिर वो अकबर वहाँ से यहाँ कैसे आया, तो कुछ इस तरह की कहानी है। ये तो कहानी अपनी सी है। हाँ, दिल नहीं कर रहा कि महबूब भाई चुप हो जाएं, लेकिन क्योंकि अनवर मकसूद साहब हमें ज्वाइन कर जो टेलीफोन लाइन पर, तो उनसे गुफ्तगू करना भी बहुत ज़रूरी है राइटर्स प्ले के। अनवर साहब बहुत शुक्रिया। और मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि एक मैसेज था आंगन टेढ़ा में, नाच ना जाने में मैसेज क्या है जो कि दिया जाएगा, और कल के और आज के आंगन टेढ़ा में क्या फ़र्क है? नाचने जाने का मतलब है कि हुकूमत करना नहीं आती और हुकूमत में आ गए और ब्लेम कर रहे हैं कि पिछली हुकूमत ने किया था। तो जब तुम्हें नाच ही नहीं आता तो फिर तुम आंगन टेढ़ा की शिकायत क्यों कर रहे हो? वो तो कहते हैं नाच आता है। तो इसमें ये है कि ये कॉपी कैट वाले बच्चे हैं। 6 खेल लिख चुका हूँ इनके लिए, और हमेशा तौबा कर लेता हूँ कि अब नहीं लिखूंगा, मगर फिर शक्लें आ जाती हैं सामने इनकी, फिर लिख देता हूँ। अब ये प्ले जो है, ये आंगन टेढ़ा जो लोगों ने टेलीविजन पे देखा है, वो जमाना वो था ज़ियाउल हक साहब के जमाना था, और ये वाला खेल जो है ये जब 78 का है, जब वो पावर में आए थे और सब कुछ बंद हो गया था, और मतलब डूबना भी, खुदकुशी भी करेगी लड़की तो दुपट्टा पहन के करेगी, और जब उसे बचाया जाएगा तो दुपट्टा पहन के दरिया से बाहर निकलेगी। तो हालात ऐसे थे। तो उस जमाने में जो कुछ फनकारों पे और हर रूल तैफा के
जो बड़ा राजनीति ताल्लुक था, उन लोगों की जो क्या हालत थी ये वो है। और जमाना वही है और दावर डायरेक्ट कर रहे हैं, वो हर पे मेरा वही डायरेक्ट करते हैं। और बस उनका एक जरा सा प्रॉब्लम है कि डायरेक्टर तो बहुत अच्छे है, उतना अच्छा डायरेक्टर मेरे ख्याल में इस वक्त प्लेस के हिसाब से पाकिस्तान में कोई नहीं है जितनी मेहनत वो करते। मगर ये दूसरे कामों में बहुत मेहनत करते हैं, तो मेरा मशवरा है कि सिर्फ प्ले पे मेहनत करें और के बाद दूसरे कामों पे मेहनत करें। तो इसी वजह से मैं कोशिश करता हूँ ज्यादातर लड़के हों कास्ट में। तो बहुत अच्छे बच्चे हैं और बहुत मेहनत करते हैं। आप सोच सकते नहीं कि ये सारी रात स्क्रिप्ट पे काम करता है बैठ। मगर ये देखें, अब ये प्ले जो है रिहर्सल हो रही है इनकी और ये 16 तारीख से है। और अच्छा है कि पहले 15 को हो रहा था, 14 को नहीं हो रहा, 15 को नहीं हो रहा, 16 को हो रहा है। जी जी सही। 15 को जो हो रहा था तो 15 है, उस दिन सीजर को कत्ल कर दिया गया था, आइड्स ऑफ मार्च में। तो मैं डर रहा था कि ये कहीं अकबर को कत्ल न हो जाए इसलिए। तो मगर कहानी अकबर की है कि नाश्ते वाला जिसे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल चुका है, वो किस तरह जाके घर में खाना पकाने की नौकरी करता है। क्योंकि माँ ने सिखाया था क्योंकि माँ को खाना पकाना। अच्छा एक बात, जी जी आप बात मुकम्मल कीजिए। बस हो गई मेरी बात। अच्छा ये बताना चाहेंगे आप हमें, आपने इतने सारे लोगों के साथ काम किया, वो कास्ट उनके साथ भी, इन लोगों के साथ भी, किसको बहुत ज्यादा मिस किया आपने पुरानी वाली कास्ट? काम किया। मैं डर गया कि आपने कहा इतने सारे लोगों के साथ काम किया, मैंने सिर्फ ड्रामे में काम किया। मैं वही कह रही थी। अच्छा शुक्रिया समझ जाने के लिए, बताइए ना। तो ये जो भी मेरी कोशिश होती है कि इतना टैलेंट है इस मुल्क में कि दावर हमेशा नए लोगों को चुनता है और वो बड़ा कमाल है दावर का। जो भी कैरेक्टर का ये इंतखाब करता है वो अपनी जगह परफेक्ट होता है। और वैसे हर फिल्म में मेरी कोशिश हुई है कि नए लोग आए, और वो भी आते हैं, मेरे प्ले से मशहूर होते हैं, फिर टेलीविजन चले जाते हैं और फिर आसमान को छू लेते हैं। इसमें भी इंशाल्लाह यही होगा कि जो दावर ने कास्ट सेलेक्ट की है, आप देखिएगा इनमें से बहुत से इस प्ले के बाद टेलीविजन और फिल्मों में नजर आएंगे। बिल्कुल देखेंगे। अनवर मकसूद साहब बहुत शुक्रिया, साथ आप मौजूद थे और आप कह रहे इंतजार नहीं हो रहा। वैसे ये कोशिश करेंगे हमें कटाएं और कोशिश करेंगे हमें कुछ करके ना दिखाएं, कुछ ना बताएं, बस बैठे रहे मुस्कुराते रहे, ऐसे तो नहीं चलेगा। एक एक्ट तो करना पड़ेगा और अगर मेरे क्यू पे कर लें तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैं कुछ रिहर्सल देख तो ली है। ये बहुत मुश्किल काम है जो आप हमसे सुबह सुबह करवा रहे हैं। आपके किसी के लिए मुश्किल नहीं है, बिकॉज़ आई हैव सीन यू। नहीं, उसके लिए पूरा कॉस्ट्यूम होना पड़ेगा। ब्रेक के बाद एक थोड़ा सा अगर कर लेना, वो आप दोनों का है। ऐलान तो मैं करूंगा, एक्ट आपने आना है। समझ तो आप गए होंगे। हजरात एक ऐलान समाज फरमाए। हाजी महबूब अहमद। हाजी मैंने ऐड कर दिया ना। मैं कुछ ऐड तो करूंगा। जी जी जरूर, आप ऐड कीजिए। असल अब क्या हो रहा है? आप भी तो कर ले। सुबह सुबह मुझे बिल्कुल होश ही नहीं है। ऑनेस्टली कुछ सोचना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि हम आप तो बस भाग के दरवाजे के पास ही जाएंगे। मैं तो भाग के दरवाजे के पास ही चला जाऊं। चले जाए वहां से हम आपको ले आएंगे। मैं वो पाइजन, आपकी ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। नहीं आई? आप क्या कहने वाले थे? वैसे वो पाई, आप मुझे एक बात बताएं, आप इन लोगों को जवाब क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? चौधरी साहब देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं जो पर्दे में रहनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि हम यहाँ पर गुफ्तगू करने आए हैं और गुफ्तगू का फन तो कोई आपसे सीखे। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। चाय पीजिएगा? चाय तो मैंने पी है, दरअसल मुझे वो थोड़ी सी गैस की प्रॉब्लम है। चले अच्छी बात है, मुल्क में वैसे ही गैस नहीं है किरण। यही पर जाना चाहिए। तो अब ये 16 से हो रहा है, नॉट फ्रॉम 14। अनवर साहब ने कहा है तो 16 से ही हो रहा होगा। ओके तो दानिया तो हमें कुछ बता ही नहीं रही। वो कह रही है पहले कि वो कह रही है आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू एवरीथिंग। ऐसा ही है दानिया, कुछ और नहीं बताना? कुछ हद तक ऐसा ही है। कुछ हद तक ऐसा तो किस हद तक ऐसा ही है? कौन कौन सी डांस परफॉर्मेंस है वहाँ पर? बेसिकली आई थिंक टोटल 3 होंगे। ओके आई सपोज
3 ही होंगे, आई थिंक सो। कौन कौन से होंगे? आप इतने गुस्से से देखेंगे आगे बात ही ना बढ़ सकेगी। नहीं, वो मुझे कहाँ देख रही है, वो तो आपको देख रही हैं। और आप उनको देख रहे हैं। आपको देख के वो कुछ घबरा रही हैं। मैं उसमें ट्रेडिशनल है, उसमें वेस्टर्न भी है, तो मतलब मिक्स है, लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ डांसेस। ओके, तो मेरा ख्याल है अब वक्त हो चुका है ब्रेक लेने का, लेकिन क्या ही अच्छा अगर यासिर जो कि टेलीफोन लाइन पर साथ मौजूद है। यासिर, अगर आप ही ब्रेक ले रहे हैं और आप ही खुदाफिज कर दें आज। लगता है यासिर ने ना मेरी आधी बात सुनी और उन्होंने ब्रेक ले लिया, ऐसा तो नहीं हो गया? यासिर, आवाज आ रही है आपको? यासिर को आवाज नहीं जा रही, कोई बात नहीं। यासिर हमें कटा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जहां आ रहा बोलेंगी तो ही वो सुनेंगे, हमारी बात नहीं सुनेंगे, यही मुझे लग रहा है फिलहाल। बहरहाल सुबह सुबह वो जाग गए और अच्छे फनकार की तरह हमको मिल भी गए, तो बेहद शुक्रिया। आप भी हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपके इस प्रोजेक्ट के लिए। हम लोग बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हम देखें और ये आंगन टेढ़ा है कितना और नाच ना जानू किसने कहा, ये सब कुछ देखने के लिए ड्रामा तो देखना बनता है। बिल्कुल, और यहाँ पे वक्फा लेना बल्कि क्लोजिंग करनी है हमें, तो आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज।